हमारा मेन कैरेक्टर का नाम फान सियान है। उसकी माँ एक गॉडेस है और उसके पिता एक हाई रैंकिंग कोर्ट ऑफिशियल हैं। उसने 1 साल की उम्र में कल्टीवेशन शुरू कर दी थी और 4 साल की उम्र में उसने अपना डोमिनेरिंग ट्रू ची अवेकन कर लिया, जिसने दुनिया के टॉप मास्टर्स को डरा दिया। उसके रास्ते में उसे बेनिफैक्टर्स की मदद मिलती है, जो सभी रिनाउंड मास्टर्स हैं। इस नॉवेल को इवैल्यूएट करें तो इसके प्लॉट से लेकर आर्ट स्टाइल तक ये एक मास्टरपीस कहलाने के लायक है। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमैनिटी और एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसके नतीजे में अंत में मैनकाइंड का एक्सटिंक्शन हो गया। पुरानी साइंस और टेक्नोलॉजी को सर्वाइवर्स ने एक डिवाइन टेम्पल में सील कर दिया था। सब कुछ सुनसान था। एक लंबे, बहुत लंबे समय के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन फिर से डेवलप हुई। इस समय एक मिस्टीरियस यंग वुमन डिवाइन टेम्पल से बाहर भागी और उसने एक फॉरबिडन दरवाजा खोला और अपने साथ डिवाइन टेम्पल से सबसे पावरफुल वेपन लेकर आई। ये चिंगमे ने मॉर्टल वर्ल्ड में एंटर किया और नए दोस्त बनाए। ये फैमिली अचानक प्रोमिनेंस में आ गई। जो सुप्रीम हेवनली स्क्रिप्चर वो डिवाइन टेम्पल से लाई थी, उसने सदर्न चिंग किंगडम को तेजी से प्रॉस्पर होने में मदद की। सिर्फ कुछ ही सालों में इसने दुनिया का हाल बदल दिया। हालांकि एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया। सीन एक हॉस्पिटल रूम में बदलता है। फान शेन हॉस्पिटल बेड पर लेटा है। वो एक अजीब पैरालिटिक बीमारी से पीड़ित है, किसी नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट की तरह जी रहा है। कहा जाता है कि एक दिन वो हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएगा, सिर्फ आंसू बहा सकेगा। रात के सन्नाटे में अकेले फान शेन को साफ महसूस हुआ कि उसका गला धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है और फिर कभी टाइटन नहीं हो पाएगा। उसकी सांस भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे कोई रबर बैंड अपनी इलास्टिसिटी खो रहा हो बिना किसी ताकत के। क्या वो मरने वाला था? मौत का डर और जीने की इच्छा ने उसके अंदर एक अनप्रेसिडेंटेडली कॉम्प्लेक्स फीलिंग पैदा कर दी। फान शेन को थोड़ा दुख महसूस हुआ। जिंदगी वाकई बहुत अकेली थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, फान शेन को अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ। हैरानी में फान शेन ने अचानक देखा कि उसके बगल में कुछ बांस बैम्बू के डंडे दिखाई दे रहे हैं, जिसने उसे डरा दिया। दर्जन भर काले कपड़ों में आदमी किलिंग इंटेंट फैलाते हुए, शार्प वेपन्स लिए हुए उसकी तरफ काटने के लिए आ रहे थे। रुको रुको, ये क्या हो रहा है? तेज पीछा किए जाने की वजह से फान शेन को उठाने वाले शख्स ने अचानक बांस की टोकरी को हवा में उछाल दिया, फिर फाइटिंग स्टांस ले लिया। ये वूजू था, वो नौकर जो फान सियान की स्वर्गवासी मां के साथ रहता था। जब फान शेन हवा में उछाला गया तो नीचे पीछा करने वालों को वूजू ने वेस्टर्न पैराडाइज भेज दिया। फान शेन डरा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और जाग गया। देखा कि वो एक बांस की टोकरी में एक बच्चा बन गया है। उसे अभी भी मॉडर्न एरा की सभी बातें याद थीं और अब वो काले कपड़ों में असासिन्स के ग्रुप से घिरा हुआ था। लेकिन उसका प्रोटेक्टर बेहद ताकतवर था। फिर पीछा करने वालों की रीएनफोर्समेंट्स आ गईं, जो वूजू पर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन वूजू बिल्कुल भी नहीं डरा। बांस की टोकरी में बैठे फान शेन के विपरीत, जो इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट्स गीली कर दी। इससे पहले कि वूजू कोई मूव करता, पीछा करने वाली रीएनफोर्समेंट्स अचानक मक्खियों की तरह गिरने लगी। लाशों के ढेर पहाड़ की तरह लग गए। हालांकि वूजू अंधा था, उसने पहचान लिया कि अभी कौन आया है। वो ब्लैक नाइट्स थे, घुड़सवार जो क्रॉसबोस पकड़े हुए थे, जो सिर्फ मिलिट्री के पास होते हैं। अचानक एक मिडिल एज्ड आदमी धीरे से उनके बीच से बाहर निकला। वेस्टर्न मेजेस कभी नहीं समझते कि एक ट्रू पावर हाउस की मौजूदगी में मैजिक उतना ही बेकार है जितना प्राइम मिनिस्टर का पेन। वो चन पिंगपिंग था, सदर्न किंग मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। चन पिंगपिंग ने पूछा, यंग मिस्ट्रेस कहाँ हैं? वूजू ने रूखेपन से कहा, मैं समय पर नहीं पहुंच सका। इस बात के लिए मुझे तुम लोगों से एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। चन पिंगपिंग चुप रहा। फिर वूजू के हाथ में बांस की टोकरी को देखते हुए उसने पूछा, क्या वो यंग मिस्ट्रेस का बच्चा है तुम्हारे हाथों में? हाँ। क्या वो जिंदा है? जिंदा है। बहुत बढ़िया, मुझे देखने दो। फान शेन को देखते हुए, जो डर के मारे बेहोश हो गया था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, चन पिंगपिंग ने तारीफ करते हुए कहा, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है, कितना सुंदर। वो सो रहा है। वाकई एक हेवनली वे प्रैक्टिशनर का बच्चा है। पूरी कैपिटल से पीछा किए जाने के बावजूद चैन से सो पाना। वूजू ने चन पिंगपिंग को ज्यादा देर तक देखने नहीं दिया और तुरंत मुड़कर जाने लगा।
तुम उसे कहाँ ले जाने का इरादा रखते हो? एक सेफ जगह। मैं वापस आ गया हूँ। कैपिटल सबसे सेफ जगह है। मुझे तुम्हारे मालिक पर भरोसा नहीं है। लेकिन तुम उसे क्या सिखा सकते हो? तुम्हारे जैसा एक अंधा आदमी, हालांकि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स अनपैरेलल्ड है, सिर्फ मरना जानता है। जैसा तुम चाहो, वुजू ने पलटकर जवाब दिया। क्या ऐसा है? लंगड़े, मैं एक बहुत सूटेबल जगह जानता हूँ। उसकी नई आइडेंटिटी को दूसरों द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वुजू ने चुपचाप सर हिलाया और पूछा, कहाँ? चन पिंगपिंग ने जवाब दिया, दानजू पोर्ट, मालिक की वेट नर्स अभी वहां है। फिर वुजू सानशेन को दानजू ले आया। देखते ही देखते कई साल बीत गए। इस समय लगभग 10 साल के बच्चों का एक ग्रुप काउंट सिनान के मैनर की पथरीली सीढ़ियों के आसपास इकट्ठा था। पता नहीं किस बारे में चचहा रहे थे। तुमने अभी तक पिछली मार वाली कहानी खत्म नहीं की, आगे बताओ। चू मैन दीवार के किनारे गया और वहां एक सीढ़ी मिली। तो वो एक एक कदम करके ऊपर चढ़ा, दरवाजा ढूंढा और उसे धक्का देकर खोला। और फिर क्या हुआ? और फिर जाहिर है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया। ऐसा ही है। मेन कैरेक्टर ने दुश्मन के इन्वेजन को सफलतापूर्वक रोका। कहानी यहाँ खत्म होती है। मुझे लगता है पिछली बार वाली पियाओ मियाओ ज़ीलू बेहतर थी और मुझे फंग सी वूयू पसंद है। फांसियान ने हाथ हिलाया और कहा, तुम में से कोई नहीं समझता। अचानक एक बच्चा सांस फुलाते हुए फांसियान के पास भागा। जल्दी घर चलो और देखो, तुम्हारा बटलर फिर से किसी को मार रहा है। इस वक्त दानजू मैनर में एक मेड सर्वेंट को बुरी तरह पीटा जा रहा था। छोटे मालिक यंग मिस को कहाँ ले गए? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। लियू सीसी वो छोटे मालिक की पर्सनल मेड सर्वेंट है। बटलर ने मुड़कर देखा, जिससे लियू सीसी इतनी डर गई कि बोल नहीं सकी। छोटे मालिक ने मुझे बताने से मना किया था। बटलर गुस्से में मारने के लिए तैयार हुआ। फिर मैं अब पोलाइट नहीं रहूंगा। इससे पहले कि वो मार पाता, फांसियान आ गया। रुको, ये सब मेरे कोर्टयार्ड की मेड सर्वेंट्स हैं। इन्हें मारना मेरे मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। छोटे मालिक यंग मिस को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। अगर यंग मिस को कुछ हो गया तो क्या छोटे मालिक जिम्मेदारी उठा सकते हैं? मैं छोटे मालिक को डिसिप्लिन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इन डिसोबीडियंट मेड सर्वेंट्स को डिसिप्लिन कर सकता हूँ। इस वक्त फान रुओरो ने उसकी आस्तीन खींची और कहा, कैसा रहेगा अगर मैं बात करूं? इस चापलूस बटलर के साथ अगर मैं बात करूं तो आसान होगा। फांसियान एक कुर्सी पर खड़ा हो गया और बटलर को बुलाया। अपना सर हिलाना मत हिलना। छोटे मालिक, आप क्या प्लान कर रहे हैं? फिर उसने अपना हाथ उठाया, जिसके बाद एक जोरदार तमाचा पड़ा। बटलर का चेहरा फोटोशॉप होने से भी ज्यादा डिस्टॉर्टेड था। बटलर जमीन पर गिर गया, मरने का नाटक करने लगा। फांसियान ने एक कूल पोज बनाया और पूछा, मानते हो या नहीं? बटलर कांपता हुआ जमीन पर रेंगने लगा, चुगली करने के लिए भागा। मुझे ओल्ड मैडम को बताना ही होगा। अभी के गुस्से वाले एक्सप्रेशन के विपरीत बटलर अब कान तक मुस्कुरा रहा था। छोटे मालिक का मुझे मारना तो स्वाभाविक है। दादी सुनिए, उन्होंने खुद कहा कि ये स्वाभाविक है। वो बटलर ही था जिसने पहले भाई के कोर्टयार्ड में मेड सर्वेंट्स को मारना शुरू किया। ये सुनने के बाद ओल्ड मैडम ने फांसियान के कोर्टयार्ड की सभी मेड सर्वेंट्स को बदलने का ऑर्डर दिया। कोई जरूरत नहीं, मुझे अपना कोर्टयार्ड शांत पसंद है। मुझे नौकरों की जरूरत नहीं है, तो उन्हें हटा दो सबको। देखते हैं आगे तुम मेरे कोर्टयार्ड के लोगों को कैसे परेशान करते हो। बटलर गुस्से से मर गया। ओल्ड मैडम ने आगे कहा, डिनर के बाद कैरेज रुओ को वापस कैपिटल ले जाएगी। रुओ ने जल्दी से विरोध किया, लेकिन ओल्ड मैडम को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, तो ये तय रहा। रुओ उदास दिख रही थी। कुछ देर बाद फांसियान अपने कमरे में वापस आया और लियू सीसी को देखा। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? सीसी को मैनर में मेड सर्वेंट के रूप में बेचा गया था। मेरे माता पिता अब सीसी को नहीं चाहते। यहाँ के अलावा सीसी के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है। फांसियान भी उदास दिखा। ये क्या, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। कैसा क्या? दोनों बिना माँ बाप के। छोटे मालिक के पास पिता हैं। छोटे मालिक के पिता कैपिटल में हैं। ये ज्यादा अलग नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम रुक सकती हो, लेकिन तुम्हें मेंटली तैयार रहना होगा। तुम्हें शायद बटलर जू द्वारा अभी भी परेशान किया जा सकता है। ये सुनने के बाद लियू सीसी हैरान रह गई। उसके मुंह के किनारों पर एक मुस्कान आ गई। सीसी तैयार है। सीन रात में बदलता है। फांसियान सोच रहा था, कैपिटल कैसी दिखती है? कैपिटल के लोग आमतौर पर क्या खाते हैं? ये दानजू से तो टेस्टी ही होना चाहिए, है ना? छोड़ो, कुछ आसान सोचते हैं। मुझे अगले कुछ सालों तक कैसे जीना चाहिए?
फांसियान ने सोचना बंद किया, अपनी आंखें बंद की, करवट ली और सो गया। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस आदमी छत पर छुपा हुआ था। कुछ घंटों बाद फांसियान को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने टाइम पास करने के लिए नेमलेस इंपीरियल बुक निकाली। ये वो चीज थी जो अंकल वूजू ने उसके लिए छोड़ी थी जब वो बहुत छोटा था। क्योंकि उसने बहुत सारे हांगकांग ड्रामास देखे थे, वो एक नज़र में जान गया कि ये ट्रू ची के लिए एक तरह का इंटरनल कल्टीवेशन मेथड है। क्योंकि मैं मीडियोकर हूँ, मुझे जल्दी शुरू करना होगा। भले ही ये नेमलेस इंटरनल कल्टीवेशन मेथड कुछ खास ना हो, वो तब से कल्टीवेट कर रहा है जब वो 1 साल का था। इस वक्त फांसियान पढ़ने में मग्न था कि अचानक वो मिस्टीरियस आदमी पीछे से आया। फांसियान को कुछ महसूस हुआ, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। दूसरा आदमी पास आया और पूछा, बच्चे क्या तुम फांसियान हो? फांसियान ने कुछ नहीं कहा, तुरंत आगे लपका और उसे गले लगा लिया। रोते हुए उसने कहा, पिताजी आप आखिरकार वापस आ गए, आप इतने दिनों से कहाँ थे? वो गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, आप मेरे पिता हैं। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे फांसियान ने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ लिया। फांसियान जमीन पर गिर गया, एक मासूम लुक के साथ कहते हुए, माफ करना पिताजी, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। पिताजी ठंडा होने के लिए थोड़ी चाय लीजिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, उसने फैंसियान से पूछा, जिसकी आंखों में आंसू थे, मेरे लिए चाय किसने बनाई? ये मेरी माँ थी। बकवास, तुम्हारी माँ उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम पैदा हुए थे। वो यहीं है। फिर उसने अपने फटे हुए कपड़ों को देखा, 5 साल पुराने, और सोचा, मेरे ये कपड़े इंस्टीट्यूट का एक स्पेशल प्रोडक्ट है, यहाँ तक कि एक चाकू भी इन्हें आसानी से नहीं काट सकता। ये 4 साल का बच्चा इन्हें कैसे फाड़ सकता है? अचानक फैंसियान ने दूसरी तरफ इशारा किया और कहा, माँ आप यहाँ हैं। दूसरे आदमी ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फैंसियान ने तुरंत एक पत्थर उठाया और जोर से उसके सर पर दे मारा। उस चोट के बाद वो जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी मुश्किल से सांस ले रहा था। फैंसियान ने पत्थर उठाया और उसे फिर से मारा। इस बार वो पक्का क्लिनिकली डेड हो गया होगा। फैंसियान ने अभी याद किया, ये असैसिन वाकई सख्त था। उसने अपनी सारी ज़ेन की अपनी उंगलियों में फोकस कर दी थी, ये सोचते हुए कि वो उसे सबड्यू कर लेगा। किसको पता था कि वो सिर्फ कपड़े के कुछ टुकड़े ही फाड़ पाएगा? क्या ये ज़ेन की बेकार हो सकती है? मैंने उसे 2 बार मारने के लिए अपना 100% ज़ेन की यूज़ किया, फिर भी वो सांस ले रहा है। डर था कि वो जाग जाएगा और मुझे मार डालेगा। फैंसियान ने सोचा, बेहतर है कि पक्का करने के लिए पहले ही मार दूं। ये सोचते हुए फैंसियान ने आदमी के शरीर से एक चाकू निकाला, उसे खत्म करने की तैयारी करते हुए। लेकिन तब फैंसियान थोड़ा हिचकिचाता हुआ लगा, वार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर वो कहीं गया, दरवाजे पर दस्तक दी। नॉक नॉक, अंकल वूजू, अंकल वूजू। अंदर अंधे आदमी ने जवाब दिया, दुकान बंद है, अगर कुछ खरीदना है तो कल आना। अंकल वूजू, कोई मुझे मारना चाहता है। वूजू ने अभी भी बेपरवाही से कहा, तुम चाहते हो कि मैं अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने में तुम्हारी मदद करूं? मैं अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं कर सकता, मैंने गलती से उसे मार दिया। हालांकि वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन जिसने उसे मारा वो मैं हूं। यंग मास्टर फैन किस बारे में बात कर रहे हैं? अंकल वूजू, नाटक करना बंद करो, एक जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अंकल वूजू, अभी ये नाटक करने का वक्त नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानते। इन सभी सालों में तुम ग्रोसरी स्टोर में छुपे रहे और मुझे पहचाना नहीं, लेकिन अभी एक नाजुक मोड़ है। अंकल वूजू, तुम हमेशा मुझ पर नजर रखते रहे हो, है ना? फैंसियान को बोलता सुनकर वूजू ने आखिरकार दरवाजा खोला। यंग मास्टर, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। और कुछ मत कहो, जल्दी मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। कुछ देर बाद फैंसियान वूजू को लाश के पास ले गया। बॉडी को एग्जामिन करने के बाद वूजू ने कहा, अभी मरा नहीं है। फैंसियान घबरा गया, क्या? सर में 2 बार लगा और अभी भी नहीं मरा। दरअसल वो है। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, आदमी जाग गया। उसके पूरी तरह होश में ना होने का फायदा उठाते हुए फैंसियान ने पक्का करने के लिए फिर से वार किया। फिर वुजू ने आगे कहा, दरअसल वो सुपरवाइजरी काउंसिल का 3rd हेड है, वो हम में से एक है। तो जब मैं उसे मार रहा था तब तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा नहीं। वो हम में से एक है, लेकिन वो इतना देहाती रस्टिक क्यों दिखता है? उसका नाम फे जे है, दुनिया के 3 रिनाउंड पॉइजन एक्सपर्ट्स में से एक, पॉइजन्स और एंटीडोट्स में फर्क करने में माहिर। इतना खतरनाक कैरेक्टर, मैं उम्मीद करता हूं वो कोई खुन्नस ना रखे। अंकल वुजू, क्या हमें उसका मुंह बंद कर देना चाहिए?
इतनी छोटी उम्र में इतना शैतान, तुमने ये किससे सीखा? तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वो तुम्हारे पिता का सबॉर्डिनेट है, मुझे वाकई नहीं पता कि इस बार यहाँ आने का उसका पर्पस क्या है। इस वक्त फेई जे भी जाग गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने फैंसियान को चाकू पकड़े हुए देखा, जो शिफ्टी लग रहा था। फैंसियान ने जल्दी से चाकू छुपा लिया, नाटक करते हुए कि कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने फेई जे के जख्मों की ड्रेसिंग खत्म की। उसने शक करते हुए पूछा, मुझे क्या हुआ था? फैंसियान हकलाया, आपने चाय की एक चुस्की ली और नशे में आ गए, सर घुमाया और सो गए। तो फिर मेरे सर से खून क्यों बह रहा है? आप बस टेबल से टकरा गए थे। मुझे लगता है तुमने मुझे मारा। मैं कैसे हो सकता हूँ? हाँ, देखिए मैं कितना भरोसेमंद हूँ। अगर तुम नहीं तो कौन? फैंसियान ने वुजू की तरफ इशारा किया। इसने आपको मारा? तो ये लॉर्ड वू थे। ये जरूर इसलिए होगा क्योंकि मैं अभी चोरी छिपे काम कर रहा था, इसलिए लॉर्ड वू ने मुझे मारा। लेकिन वुजू ने सीधे जवाब दिया, मैंने नहीं, इसने तुम्हें मारा। और तो और, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। चलो काम की बात करते हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि लॉर्ड वू भी दांजू में होंगे। कितना अजीब है। कैपिटल से इतने साल दूर रहने के बाद लॉर्ड वू थोड़ा सा भी नहीं बुढ़े हुए। उनका रवैया अभी भी वैसा ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काउंट ने फैंसियांग का टीचर बनने के लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए मोटी रकम खर्च की है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे पिता आपको यहाँ बुलाएंगे। ये मेरे और तुम्हारे सुपीरियर के बीच हुए अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था। यंग मास्टर आखिरकार बड़े होंगे। एडवांस में तैयारी करने से सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर लॉर्ड वू को मुझसे कोई ऐतराज है तो मैं तुरंत कैपिटल वापस जा सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि लॉर्ड भी आपकी राय का सम्मान करेंगे। उस लंगड़े ने तुम्हें भेजा है। मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं है ना? ये सुनकर फेई जे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। अब और नहीं छुपाया। हिज लॉर्डशिप चिंतित हैं कि यंग मिस द्वारा छोड़ा गया संदूक, चेस्ट गलत इरादे वालों को मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने इस मुश्किल समस्या का हल निकालने के लिए लॉर्ड वू को इनवाइट किया। अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने देहांत से पहले यंग मिस ने उस संदूक को नष्ट कर दिया था, तो ये अच्छी बात है। वैसे यंग मास्टर बहुत अजीब हैं। वो सिर्फ 4 साल के हैं, फिर भी वो ज़ेंकी टेक्निक्स कल्टीवेट कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि कुछ हो सकता है? वाकई ये बहुत अजीब है। मैंने भी उसे टेक्निक नहीं सिखाई। तो फिर यंग मास्टर का फ्यूचर पूरी तरह आप पर डिपेंड करेगा। फे जे को भी पसीना आ गया। उनका पिछवाड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था। मुझे ऐसी मनहूस फीलिंग क्यों आ रही है? अगली सुबह चिड़िया टहनियों पर चहचहा रही थीं, एक दूसरे से चिपकी हुई, अलग होने को तैयार नहीं थीं। फे जे फानसियांग की ओल्ड मैडम से मिलने गया। ओल्ड मैडम ने चिंता के साथ उनसे पूछा, मिस्टर, आपके सर को क्या हुआ? फे जे ने ओल्ड मैडम को एक किताब दी, बताते हुए, लॉर्ड फान ने मुझे यंग मास्टर का टीचर बनने के लिए भेजा है। उम्मीद के विपरीत रास्ते में मुझ पर लुटेरों ने हमला कर दिया। ओल्ड मैडम ने तुरंत उनसे पूछा, ये लुटेरे वाकई नफरत के लायक हैं, क्या वो पकड़े गए हैं? फे जे ने जवाब दिया, चिंता की कोई बात नहीं, वो पकड़े गए हैं। उसने फैंसियांग को अर्थपूर्ण तरीके से देखा। हालांकि ये दोषी बहुत चालाक है, लेकिन उसे सजा देने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। रिपोर्ट करने के बाद फानसियांग और फे जे स्टडी में वापस आ गए। फे जे की अजीब हरकतों को देखकर मैनर की मेड सर्वेंट्स आपस में फुसफुसाने लगीं। क्या ये अजीब नया टीचर है? क्या ये वही है जिसके सर पर पट्टी बंधी है, जो एक गुंडे जैसा दिखता है? उन्होंने दोनों को कमरे में एंटर करते हुए देखा और अपनी चर्चा जारी रखी। सही कहा, ओल्ड मैडम ने उन्हें पर्सनली रिसीव भी किया। और तो और, वो हमारे प्यारे यंग मास्टर के टीचर हैं। कमरे में एंटर होने पर फैंसियांग ने फे जे के कंधों की मालिश की और उनसे कहा, टीचर, कृपया अपने स्टूडेंट को अब और ब्लेम मत कीजिए, ठीक है? फैंसियांग ने चिकनी चुपड़ी बातों में फे जे को बताया कि कल रात टीचर चाकू लेकर घूम रहे थे और स्टूडेंट छोटा है और थोड़ा जल्दबाज था। उसने बात बदलना शुरू किया। ओ अच्छा, टीचर, आप मुझे क्या सिखाने का प्लान कर रहे हैं? लेकिन फे जे चुप रहे। धीरे धीरे उनकी नजरों में छुपा हुआ मतलब आ गया। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि पॉइजन का यूज करके लोगों को कैसे मारा जाए और कैसे पॉइजन से मरने से बचा जाए। ये सुनकर फानसियांग ने बहुत खुशी से कहा, ठीक है। इसने तुरंत फे जे को हैरान कर दिया, जिन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बच्चा ऐसी चीज में इतना इंटरेस्टेड होगा। फैंसियांग ने बाहर इशारा किया और फे जे से कहा, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए अभी शुरू करते हैं। क्या आपको चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ चूहे पकड़ कर लाऊं? इस बच्चे के चालाक रवैये को देखकर फे जे को भी थोड़ा गुस्सा आया।
क्या ये बतरा सच में सिर्फ 4 साल का है? शाम को फे जे और फान सियांग अजीब पुरानी कब्रों से भरे एक बरियल ग्राउंड में पहुंचे। फे जे ने फान सियांग से कहना शुरू किया, ये एक कब्रिस्तान है। फान सियांग ने तुरंत जवाब दिया, वो मैं देख सकता हूँ। उसने अचानक मुड़कर फान सियांग से कहा, जाओ एक कब्र ढूंढो, फिर उसे खोदो। उम्मीद के विपरीत फान सियांग ने किसी और की कब्र से पहले ही एक लकड़ी का खूंटा निकाल लिया था, कहते हुए, चलो इसे यूज करते हैं। इस हरकत ने तुरंत फैजे को दंग कर दिया, जो चुपचाप सोचने लगे कि क्या ये बच्चा इंसान भी है। इस वक्त फान सियांग चमकती आंखों के साथ अपने टीचर से बोला, लेकिन मैं बस एक बच्चा हूँ मास्टर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फैजे ने तुरंत अपनी आस्तीन ऊपर की, फान सियांग से कहा, खोदना शुरू करो। फान सियांग को इस वक्त अभी भी नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। फे जे ने फान सियांग को एक फावड़ा फेंका और उसे खोदने को कहा। फान सियांग ने उस कब्र को खोदना शुरू किया जो उसने चुनी थी। जब फान सियांग नीचे था, धूल उड़ाते हुए खोद रहा था, फे जे शांति से पास में बैठकर शराब पी रहे थे। कुछ देर खोदने के बाद फान सियांग ने आखिरकार खत्म किया। वो हाँफने लगा और कहा, हो गया मास्टर। कुछ देर खोदने के बाद एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और कॉफिन भी एक्सपोज हो गया। उसने ऊपर देखा और फे जे से कहा, आगे क्या हम कॉफिन खोलते हैं? फिर फे जे ऊपर से कूद गए और बोलने लगे, रुको, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? फान सियांग अपनी मसल स्ट्रेच करने लगा और कहा, बिल्कुल, डाइसेक्शन के लिए एक लाश वापस लाने के लिए, ताकि बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और जान सकें। ये सीखने का पहला स्टेप है, ये बहुत नॉर्मल है। फे जे को इस वक्त बहुत अजीब लगा, इस ब्राट को इतना सब कैसे पता? उन्होंने फान सियांग से कहा, तो तुम बिल्कुल भी नहीं डरे? फिर भी फान सियांग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत के साथ फे जे की आंखों के सामने अपने नंगे हाथों से पंच मारकर एक लकड़ी के कॉफिन को तोड़ दिया। वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी आंखों के सामने का नजारा सच है या नहीं। लकड़ी का कॉफिन जो बस कुछ पल पहले ठीक था, अब टुकड़ों में बिखरा हुआ था। कॉफिन तोड़ने के बाद फान सियांग घूम गया और फे जे से कहा, टीचर, आपने अभी क्या कहा? इस वक्त फे जे सिर्फ खांसने का नाटक कर सके, जैसे उन्हें कुछ पता न हो। कुछ नहीं। कॉफिन तोड़ने से धूल हर जगह उड़ गई, पूरा इलाका ढक गया। फिर फे जे ने एक चाकू निकाला, फान सियांग को अर्थपूर्ण तरीके से देखा और कहा, अब अंदर की बॉडी को डाइसेक्ट करो, देखो मौत का कारण क्या है। फिर उन्होंने वो चाकू फान सियांग को दिया जो उन्होंने अभी निकाला था। फान सियांग ने कॉफिन में सूखी हुई लाश को देखा, उसे ठंडा पसीना आ गया, थोड़ा डर गया और एक शब्द नहीं बोला। इस वक्त फे जे जो उसके बगल में थे, फान सियांग को डराने की कोशिश करने लगे। अब डर गए बच्चे। उन्होंने सोचा इस बच्चे को आखिरकार पता चल गया कि डर क्या होता है, कि वो आखिरकार उसे डरा सकें। लेकिन फान सियांग इस वजह से बिल्कुल नहीं डरा था। किसका डर? नहीं, यहाँ बैक्टीरिया भरे हुए हैं, क्या हमारे पास कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं होने चाहिए टीचर? फान सियांग की बातों ने फे जे को पूरी तरह घबरा दिया। उसे अंदर की लाश की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके सवाल ने फे जे को बहुत हैरान कर दिया। उन्होंने पूछा, बैक्टीरिया क्या होते हैं? फान सियांग ने तुरंत फे जिए के साथ एक लाइवली डिस्कशन शुरू कर दिया। शॉर्ट में, ये बहुत खतरनाक है, क्या आपके पास ग्लव्स हैं टीचर? फे जिए ने कहा, ऑटोप्सीज बहुत बारीकी का काम है, कोई इतने भारी ग्लव्स कैसे पहन सकता है? फान सियांग ने सख्ती से जवाब दिया, पतले क्लोज फिटिंग ग्लव्स। फे जिए अड़े रहे, मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना, बस बाद में अपने हाथ अच्छी तरह धो लेना। वो दोनों कब्रिस्तान के एक कोने में ऐसे ही अनंत बहस करते रहे। बहुत देर बात करने के बाद फे जिए अभी भी नहीं समझे। फान सियांग को अपना माथा पकड़ना पड़ा और आहें भरनी पड़ी। वाकई इस आदमी के साथ क्या करें समझ नहीं आ रहा था। फे जिए के साथ बहस करने का कोई नतीजा नहीं निकला। फान सियांग के पास खुद बॉडी डाइसेक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अकेले लाश के पास काम में लग गया, जबकि फे जिए एक तरफ बैठे हुए शराब की एक फ्लास्क खत्म कर रहे थे। फे जिए फान सियांग को ऑब्जर्व कर रहे थे, बात करते हुए उसे गाइड कर रहे थे। तुम जितने स्मार्ट हो, क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं तुम्हें पॉइजन्स के बारे में क्यों सिखा रहा हूं? फान सियांग ने जवाब दिया, फ्यूचर में जरूर बहुत से लोग होंगे जो मुझे मारना चाहेंगे। मुझे पॉइजन्स के बारे में सिखाना इसलिए है क्योंकि आपको डर है कि मुझे बाद में पॉइजन देकर मार दिया जाएगा। फे जिए ने धीरे से कहा, हालांकि वुजू पॉइजन के लिए इम्यून है, वो तुम्हें दूसरों द्वारा पॉइजन दिए जाने से नहीं बचा सकता। फान सियांग ने कहा, वैसे अंकल वुजू आखिर किस तरह के इंसान हैं? फे जिए ने जवाब दिया, वुजू तुम्हारी माँ के कॉन्फिडेंट थे, और तो और उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स 4 ग्रैंड मास्टर्स को टक्कर दे सकती हैं।
फान शियान ने उनके पास्ट के बारे में पूछना जारी रखा। तो इसका मतलब मेरी माँ भी बहुत फॉर्मिडेबल थी। तुम्हारी माँ वाकई लाखों में एक थी। फान शियान ने पूछना जारी रखा। तो उस साल मेरी माँ कैसे मरी? फे जिए इस पॉइंट पर थोड़ा हिचकिचाए। मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। वो अपनी शराब की फ्लास्क खत्म करते हुए हंसे। तुम अचानक इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हाँ? अचानक फान शियान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आंखें कुछ अजीब लग रही थीं। उसका मुंह अचानक एबनॉर्मल तरीके से फूल गया। अभी उसने एक डेड बॉडी की भयानकता देखी थी। फे जिए ने यह देखा और जोर से चिल्लाए, बच्चे, आखिरकार तुमसे रुका नहीं गया, हा हा हा। वो अपना पेट पकड़कर दिल खोलकर हंसे, फान शियान को आखिरकार कंट्रोल ना कर पाते हुए और उल्टी करते हुए देखकर। वो बस बिना रुके हंसते रहे। फान शियान ने अपने मन में सोचा, ये आखिर किस तरह का टीचर है? उन्होंने फिर से फान शियान के दिमाग में डर बिठाना शुरू किया। ये तो बस एपेटाइजर है, आगे जो आएगा वो तुम्हें और भी ज्यादा तड़पाएगा, हा हा हा। अगली सुबह कब्रिस्तान से लौटने पर दोनों के चेहरे के रंग थोड़े अजीब थे। फान शियान थका हुआ लग रहा था, उसके ख्याल पता नहीं क्या थे। सिर्फ फे जिए अभी भी शांति से लकड़ी के बेड पर बैठे शराब पी रहे थे। फान शियान को थका हुआ देखकर उन्होंने उसे स्टीम्ड बंस की एक प्लेट दी और चिंता से पूछा, पूरी रात कॉर्प्सेस डाइसेक्ट करके तुम थक गए होगे है ना, कुछ खा लो। अचानक फान शियान ने फे जिए को एक डरावनी नजर से देखा, अपने मन में सोचते हुए कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बदसूरत और बदमिजाज बुढ़े आदमी का एक जेंटल साइड भी होगा। फान शियान की नजर ने तुरंत फे जिए को थोड़ा घबरा दिया। क्या देख रहे हो, जल्दी खाओ। छोटे लड़के ने खुशी से स्टीम्ड बन लिया और दिल खोलकर हंसा, हा हा हा, सही कहा टीचर, मैं देख रहा हूँ आप अंकल वूजू के साथ बहुत मॉडेस्ट हैं, क्या आप उनसे डरते हैं? फान शियान का सवाल सुनकर फे जिए थोड़ा घबरा गए। किसने कहा मैं डरता हूँ, वो रिस्पेक्ट है। फान शियान ने जानबूझकर पूछा, क्या अंकल वूजू बहुत फॉर्मिडेबल हैं? लेकिन फे जिए ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और बजाय इसके बोलना शुरू किया, दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट्स 9 रैंक्स में डिवाइडेड हैं, सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक। 9 रैंक्स के ऊपर 4 ग्रैंड मास्टर्स हैं। सदर्न किंग का सांसू व्यू यून, असली नाम ये लियू यून, अपनी पूरी जिंदगी में अजेय, अनडिफीटेड। दूसरा, नॉर्दर्न ची का दंजा ग्रैंड ट्यूटर, असली नाम कू है, जिसे दुनिया में डिवाइन के सबसे करीब माना जाता है। तीसरा, ईस्टर्न सिटी का लॉर्ड सी गू जेन, जो एक तलवार से पूरे शहर की रक्षा कर सकता है। सदर्न किंग के इंपीरियल पैलेस में एम्परर की रक्षा करने वाला एक और है, जिसने 2 बार असैसिन सी गू जेन को खदेड़ दिया है। अगर लॉर्ड वू ने इतने कम अपीयरेंसेस ना दिए होते और उनकी रेपुटेशन इतनी वाइड स्प्रेड ना होती, तो दुनिया में जरूर 5 ग्रैंड मास्टर्स होते। उम्मीद के विपरीत ये सुनते ही फान शियान की आंखें तुरंत तारों की तरह चमक उठी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अंकल वूजू इतने फॉर्मिडेबल होंगे। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। वो फे जिए के करीब गया और पूछा, तो वो ज़ेन की मैनुअल जो अंकल वूजू ने मुझे दी थी, वो जरूर बहुत पावरफुल होगी है ना? फे जिए ने उसे बताया, तुम्हारे शरीर में ज़ेन की वाकई बहुत डोमिनेटिंग है। फान शियान ने तुरंत जवाब दिया, मैं जानता था, मैं तुरंत जान गया था। उसकी बातों ने फे जिए को स्पीचलेस कर दिया। वो उसके एटीट्यूड पर लाजवाब महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा, तुम्हारे दांतियां और मेरिडियंस में ज़ेनकी की मात्रा उस लेवल से कहीं ज्यादा बढ़ गई है जो तुम्हारी उम्र और शरीर बर्दाश्त कर सकता है। ये सुनकर फान शियान तुरंत कूद पड़ा, अब और शांति से बैठ नहीं पा रहा था। फिर उसने कुछ चिंता के साथ पूछा, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात? फे जिए ने उसे लकड़ी के बेड पर बैठने को कहा और इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। अपने शरीर में ज़ेनकी को हमेशा की तरह सर्कुलेट करो, मुझे करीब से देखने दो। फान शियान ने अपनी चीज सर्कुलेट करना शुरू किया, लगातार पूछते हुए, ऐसे ही है ना? फे जिए ने फान शियान का हाथ छुआ, ध्यान से एग्जामिन करते हुए उन्होंने इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, अब जल्दी से सारी ज़ेनकी बाहर की तरफ रिलीज करो, इसकी मौजूदगी को महसूस करो। तुम सिर्फ 5 साल के बच्चे हो, ज़ेनकी चाहे कितनी भी डोमिनेटिंग हो, वो मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगी। इस वक्त फान शियान ने भी वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही फान शियान के शरीर में ज़ेनकी इरप्ट हुई, एक बेहद अजीब घटना हुई। उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा, जैसे आग लगी हो। तालाब में फूल खिलेंगे नहीं, बल्कि नष्ट हो जाएंगे। इंसान को खुद को सिंचने के लिए हेवनली स्प्रिंग को गाइड करना चाहिए। ये शब्द फान शियान की हर ब्लड वेसल में दौड़ते हुए लगे, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे गर्म हो गया।
अपने शरीर में ज़ेन की महसूस करने के बाद फान शियान ने अपनी आंखें खोली, अपने टीचर को शो ऑफ करना चाहता था। टीचर, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो फेईजिए को कहीं नहीं देख सका। टीचर कहाँ गए? इधर उधर देखने के बाद उसे अचानक अपना टीचर कमरे के एक कोने में डूबता हुआ मिला। उनके सर से धुआं निकल रहा था। फान शियान घबराने लगा। टीचर! वो तुरंत अपने टीचर को उठाने के लिए भागा। आखिर ये क्या हुआ? फान शियान फेईजिए को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, जिनका सर थोड़ा घूम रहा था और अनकंफर्टेबल था। फान शियान बार बार पूछने लगा, टीचर, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने आप पर जोर मत डालिए। देखिए, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? इस वक्त फेईजिए ने पूरी हैरानी में जवाब दिया, इतनी छोटी उम्र में इतना डोमिनेटिंग। अपने टीचर को ये कहते सुनकर फांजियान ने खुशी से अपना सर खुजलाया। मुझे भी लगता है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। उम्मीद के विपरीत फेईजिए ने तुरंत उसे डांटा। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक्सप्लेन करना जारी रखा। अगर तुम ऐसे ही कल्टीवेट करते रहे तो मुझे डर है कि बाद में तुम्हारे शरीर में ज़ेंकी से तुम फट जाओगे और मर जाओगे। फेईजिए की बातें सुनने के बाद फांजियान तुरंत बेहद घबरा गया। फट जाऊंगा और मर जाऊंगा। फेईजिए ने फिर से धमकाना शुरू किया। अभी तुम एक शराब की लौकी, वाइन गॉड की तरह हो। अगर तुम लालच में और ज्यादा डालते रहोगे तो बाद में वो जरूर फट जाएगी। और इसने तुरंत फांजियान को बेहद चिंतित कर दिया, पूछते हुए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? फेईजिए ने जवाब दिया, अभी स्थिति बहुत गंभीर है। अचानक इस वक्त पीछे से एक आवाज आई। ये वाकई बहुत गंभीर है। पता चला कि वुजू शुरू से ही पीछे खड़े होकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। फेईजिए ने पूछा, लॉर्ड वू, आप कब आए? फांजियान तुरंत वुजू के पास भागा और पूछा, अंकल, जो ज़ेंकी कल्टीवेशन मेथड आपने मुझे दिया था वो सच में फॉर्मिडेबल है। वुजू ने फांजियान से कहा, मैंने तुम्हें नहीं दिया, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। फांजियान ने खुशी से पूछना जारी रखा। उसका चेहरा गर्व से भरा था। तो क्या इस ज़ेंकी का कोई नाम है? वुजू ने जवाब दिया, हाँ, इसका नाम क्या है? वुजू ने जवाब दिया, डोमिनेटिंग ज़ेंकी। ये नाम सुनने के बाद फांजियान ने तुरंत मुंह बनाया और अपनी जीभ निकाली। ये कैसा अजीब नाम है, ये किसने सोचा? फेईजिए हंसे और वुजू से कहा, मैं तो बेकार में ही चिंतित था। लॉर्ड वू की ताकत के साथ आपके दिमाग में जरूर पहले से कोई प्लान होगा। आप जियानर को सिखा सकते हैं कि इस ज़ेंकी को कैसे कंट्रोल किया जाए। फांजियान ने भी हाँ में हाँ मिलाई, सही सही सही। जबकि वो दोनों वुजू की मदद की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने शांति से जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। उनके शब्दों ने तुरंत बाकी दोनों को दंग कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वहीं खड़े रह गए, लाजवाब। दोनों ने वुजू से पलटकर पूछा, आपको भी नहीं पता? वुजू ने कहा, मैंने कभी ज़ेंकी कल्टीवेट नहीं की। वुजू के शब्दों ने तुरंत फांजियान और फेईजिए को पूरी तरह हैरान कर दिया। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि वुजू जैसा मार्शल आर्ट्स मास्टर ने कभी ज़ेंकी कल्टीवेट नहीं की। इस वक्त दोनों गुस्से में वुजू पर चिल्लाए, तो अब हम क्या करें? फेईजिए तभी दंग रह गए, एक पल के लिए सोचते हुए। वैसे एक ऐसे इंसान के लिए जो इंटरनल एनर्जी ज़ेंकी पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ नश्वर मांस और खून पर निर्भर होकर इतना ताकतवर होना, क्या ये अभी भी इंसान है? सच में डरावना। इन्हें वाकई प्रोवोक नहीं किया जा सकता। इधर फांजियान इतना चिंतित था कि उसका सर फटने वाला था। अपने बारे में चिंता करते हुए, मैं फटने वाला हूँ, मैं फटने वाला हूँ। फांजियान बस वैसा ही था, अपना सर और कान खुजला रहा था, चिंता से बेचैन। इस वक्त वुजू उसे दिलासा देने के लिए बोले, तुम नहीं फटोगे। जैसे ही फांजियान ने यह सुना, उसने खुशी से जवाब दिया, अंकल वुजू, आखिर हल क्या है, मुझे जल्दी बताइए। फेईजिए ने भी हाँ में हाँ मिलाई, मैंने कहा था लॉर्ड वू के पास जरूर कोई तरीका होगा। वुजू ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, पहले बस प्रैक्टिस करना बंद कर दो। उम्मीद के विपरीत हल इतना सिंपल था। वो दोनों लॉर्ड वुजू के शब्दों को सुनकर वहीं दंग रह गए। बस इतना ही। उनकी आंखें डिसबिलीफ से भरी थीं। ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है? अगले 1 साल में मास्टर और डिसाइपल ने साथ में कल्टीवेट किया। एक बार दोनों पहाड़ों में मशरूम तोड़ने गए। फेईजिए ने एक अजीब आकार के मशरूम की तरफ इशारा किया, जिससे एक अजीब बदबू भी आ रही थी, और फांजियान से कहा, इसे खाओ। फांजियान ने इस बहुत जहरीले दिखने वाले मशरूम को देखा और बेहद अजीब महसूस किया, अपने आप बड़बड़ाते हुए,
जाहिर है इसे खाने के बाद उसे चक्कर आने लगे और धुंधला दिखने लगा। उसका सर फिरकी की तरह घूम रहा था। उसका ये टीचर सच में अनरिलायबल था। पिछले 1 साल में फेजिए की डेडिकेटेड टीचिंग के अंडर फांजियान ने आखिरकार पॉइजन्स के बारे में सारा ज्ञान सीख लिया। फांजियान को सब कुछ करना पड़ता था, मशरूम पीसने से लेकर जब तक उसकी कलाइयों में दर्द ना हो जाए, यहाँ तक कि फफूंद लग जाने तक। वो पूरा दिन दर्द की शिकायत करता, लेकिन फेजिए बस उसके पास रहते, सोने में बिजी, अपने डिसाइपल की जिंदगी या मौत की बिल्कुल परवाह किए बिना। अगर उसके पास ग्रैंड मास्टर ऑफ पॉइजन्स ना होते तो फांजियान शायद बहुत पहले ही अंडरवर्ल्ड चला गया होता। हर बार जब वो पॉइजन बनाता उसे उल्टी आने को होती, किंग यामा से मिलने के करीब पहुंच जाता। पॉइजन के बर्तन से आने वाली बदबू किसी के लिए भी बर्दाश्त के बाहर थी जो पास आता। सिर्फ उसके पास बैठे ग्रैंड मास्टर ऑफ पॉइजन्स पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो अभी भी अपना पेट भरते और फिर चैन की नींद सोते। पर्याप्त सोने के बाद दोनों घर की तरफ चलने लगते। फेजिए शराब पीते और फिर सो जाते। घर पहुंचकर भी वो सो जाते। जब वो जागते तो फिर से खाना शुरू कर देते, एक थके हुए फांजियान के साथ। उन्होंने फांजियान से प्यार से कहा, पिछले 1 साल में मुझे फॉलो करते हुए तुमने काफी चीजें सीख ली हैं, है ना? इस वक्त फांजियान थक कर बेड पर लेटा था, बड़बड़ाते हुए, क्या आपने सच में मुझे ठीक से सिखाया है? आप मुझसे बदला तो नहीं ले रहे हैं ना? इस वक्त फेजिए ने दिलासा देते हुए उसका सर थपथपाया, क्या तुम इसे पार नहीं कर गए? प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान मत दो। फांजियान उनके बगल में बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था जो उसने इस साल झेला था। अगर उसके जीने की इच्छा मजबूत ना होती तो पता नहीं वो कितनी बार मर चुका होता। उसे दिलासा देने के बाद उन्हें याद आया, जब तुमने इस तरह 1 साल पढ़ लिया है तो मैं भी चैन से जा सकता हूँ। फेजिए को ये कहते सुनकर फांजियान तुरंत बेचैन हो गया। आप जाना चाहते हैं? आप कैपिटल वापस जाना चाहते हैं? फेजिए ने कहा, हाँ, मुझे मेरे सुपीरियर से एक लेटर मिला है, मुझे 1 महीने में वापस जाना होगा। ये सोचते हुए कि दोनों करीब 1 साल से करीब थे, अलग होने के ख्याल से अनकंफर्टेबल महसूस करना स्वाभाविक था। वो दोनों कुछ देर के लिए कमरे में शांत रहे। फांजियान ने पूछा, क्या सिर्फ एक आखिरी महीना बचा है? लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, इससे पहले कि फेजिए ने एक धमकी भरे सेंटेंस के साथ माहौल तोड़ दिया। हालांकि पिछले साल उस सर फटने वाली घटना के लिए मुझे जाने से पहले अपना बदला लेना होगा। उम्मीद के विपरीत ये बूढ़ा आदमी इतनी खुन्नस रखता था। फांजियान थोड़ा घबरा गया, क्या ये पिछला 1 साल बदले में नहीं गिना गया? अचानक फांजियान की नाक से अजीब तरीके से खून बहने लगा, बारिश की तरह जो रुक नहीं सकती थी। उसने जल्दी से खून रोकने के लिए अपनी नाक दबाने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया। फेजिए उसके बगल में शांति से अपनी शराब पीते रहे और कहा, उत्तेजित मत हो, तुम्हें मैंने पॉइजन दिया है। उत्तेजित होने से टॉक्सिन्स और तेजी से फैलेंगे। इस वक्त दोनों ने टेबल को कोर्टयार्ड में शिफ्ट किया पॉइजन्स बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए। छोटी टेबल पर अलग अलग रंगों की बॉटल्स थीं। फेजिए ने उसे समझाना शुरू किया, सोचो तुम्हें कौन सा पॉइजन दिया गया है, कब दिया गया, कैसे दिया गया। सिर्फ पता लगाने पर ही माना जा सकता है कि तुमने थ्रेशोल्ड में एंटर किया है। इस वक्त फांजियान ने अपनी नाक बंद करने वाली कॉटन निकाली और सोचना शुरू किया कि उसे कौन सा पॉइजन दिया गया है। इसका टेस्ट कड़वा है, ये जरूर मेडिसिनल हर्ब्स के साथ मिक्स किया गया होगा ताकि मैं टेस्ट न कर सकूं। फेजिए ने उससे पूछना जारी रखा, फिर जैसा मैं आमतौर पर सिखाता हूं, मेरे सामने एंटीडोट खुद ढूंढो। फांजियान ने तुरंत एक मेडिसिन बॉटल उठाई, खोली और एंटीडोट ढूंढने लगा। लेकिन कई बार ढूंढने और कोशिश करने के बाद भी वो सही एंटीडोट नहीं ढूंढ सका। ये वाला सही नहीं है, वो वाला सही नहीं है, बाकी तो और भी गलत है। आखिरकार वो एक बहुत अजीब बॉटल के सामने रुका और उसे लगातार सूंघने लगा। ये वही बॉटल है, फेजिए ने कहा। अब जब तुमने चुन लिया है तो इसे पी लो। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बॉटल का कंटेंट अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन फांजियान के एंटीडोट पीने के बाद फांजियान अचानक पीछे हटे, अपने पास से एक छता निकाला और बचने के लिए खोल लिया। आखिर क्या होने वाला था? फांजियान इस वक्त थोड़ा घबरा गया और बेचैन था, मुड़कर पूछते हुए, टीचर, क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है? अचानक उसकी नाक से खून की धार निकलने लगी। खुशकिस्मती से फेजिए ने पहले ही अपना छता खोल लिया था। फिर उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बॉटल चुनने को कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उसमें एंटीडोट है। इस वक्त फांजियान अपने टीचर द्वारा ठगे जाने के बाद जमीन पर सीधा लेट गया, बेहद कमजोर दिख रहा था। ऐसा टीचर कैसे हो सकता है? फेजिए पास आए और उससे पूछा,
कैसा रहेगा अगर तुम मुझे बदले में पॉइजन देने की कोशिश करो? फानजियान थोड़ा हैरान था। आपको पॉइजन दूं? फेजिए ने कहा, अगर तुम बदले में मुझे पॉइजन दे सके तो समझा जाएगा कि तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। तुम्हारा क्या ख्याल है? फेजिए के इस बयान ने उसे हैरान कर दिया। तुरंत बाद फानजियान ने एक अजीब अर्थपूर्ण मुस्कान दी। पता नहीं इस बार वो अपनी टीचर पर क्या चाल चलना चाहता था। एक चमकती चांदनी रात में, जबकि फेजिए अभी भी अपने कमरे में बैठे थे, आहें भरते हुए, क्योंकि उनकी शराब की जग खाली थी। जैसे ही वो आहें भर रहे थे, फानजियान अचानक आया, एक बड़ी ट्रे लेकर जो शराब और स्वादिष्ट खाने से भरी थी। ये डिशेस लगातार फेजिए को ललचा रही थी। टीचर, मैं आपके लिए लेट नाइट स्नैक लाया हूँ। इस पॉइंट पर फेजिए को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा। हाल ही में ये बच्चा हर रोज मेरे साथ इतना अच्छा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता? फानजियान ने कहा, बिल्कुल यही बात है। खाना लगाने के बाद फानजियान चला गया। कृपया आराम से खाइए, मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये साफ तौर पर प्रॉब्लमैटिक था। जैसे ही वो जाने वाला था, फेजिए ने अचानक पुकारा, रुको, खाना छोड़ दो, शराब ले जाओ। उन्होंने साफ तौर पर पता लगा लिया था कि शराब में प्रॉब्लम थी। शराब की जग फानजियान को फेंकते हुए उन्होंने एक उकसाने वाले टोन में कहा, मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, तुम अभी भी बहुत अनाड़ी हो। फानजियान बहुत हैरान था, आपने वो भी पता लगा लिया? इस वक्त फानजियान में कुछ कदम पीछे लिए बाहर गया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसके मुंह के किनारे पर एक स्मग स्माइल आ गई। क्या उसने सचमुच अपने टीचर को ठग लिया था? अगले दिन मास्टर और डिसाइपल कोर्टयार्ड में ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। फेजिए एक लंबी कुर्सी पर लेटे थे, आराम से शराब पी रहे थे। सिर्फ फानजियान उनके बगल में था, अपने टीचर को पंखा झल रहा था। इस वक्त फेजिए फ्रेश एयर और अपने हाथ में फाइन वाइन एंजॉय कर रहे थे। अचानक उनकी नाक से खून बहने लगा और ये बारिश की तरह फूट पड़ा। उन्हें साफ तौर पर पॉइजन दिया गया था। फेजिए इस वक्त थोड़ा घबरा गए, उसे पोंछने के लिए हाथ उठाया, खून रोकने की कोशिश करते हुए। इस बीच उनके बगल में फानजियान बहुत स्मगली मुस्कुरा रहा था। हे, उसने फेजिए के चेहरे की तरफ इशारा किया और कहा, टीचर, आप मेरी चाल में फंस गए। फेजिए ने हैरानी में पूछा, तो तुमने कौन सा पॉइजन यूज किया? फानजियान ने समय बताने वाला इशारा किया। इन पिछले कुछ दिनों में मैं आपको मछली और मांस के अलावा कुछ नहीं खिला रहा हूं, जो सबसे नरिशिंग मेडिसिनल हर्ब्स के साथ पकाया गया है। आप सिर्फ हाई ग्रेड नरिशिंग मेडिसिनल हर्ब्स से बने सूप्स ही पी रहे हैं। कई लगातार दिनों तक इतना खाना ओवर सप्लीमेंटेशन से ची और खून हद से ज्यादा बढ़ जाता है। ये पकवान वाकई शरीर के लिए बहुत नरिशिंग है, लेकिन इनका ज्यादा खाना पॉइजन बन जाता है। कहा जा सकता है कि फानजियान ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छी तरह समझता है। तभी फेजिए ने अपना माथा पीटा, समझते हुए कि वो इस बच्चे द्वारा ठगे गए हैं। तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो, जानते हो कि कई अलग एंगल से कैसे सोचना है। फानजियान ने अपने टीचर से कहा, तो क्या इसका मतलब मैंने अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? फेजिए का रंग अचानक गुलाबी हो गया। करीब 1 साल तक फानजियान को पढ़ाने के नतीजों से बेहद खुश महसूस करते हुए आखिरकार फेजिए को मानना पड़ा कि फानजियान सफल हो गया है। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद फानजियान कूदा, अपना मुट्ठी आसमान की तरफ उठाई और जोर से चिल्लाया, मैंने अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आखिरकार वो दिन आ गया जब फेजिए को कैपिटल वापस जाना था। उस दिन फानजियान ने अपने टीचर को विदा किया। फेजिए अपने घोड़े पर सवार थे और फानजियान से बात कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों रुक गए। फेजिए ने फानजियान से कहा, ये काफी दूर है, अगर हम और आगे जाएंगे तो भी हमें अलग होना ही पड़ेगा। फानजियान ने भी अपने टीचर से कहा, इन सभी सालों में एकमात्र इंसान जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा करता हूं वो अंकल वुजू हैं। फेजिए ने कहा, ये इसलिए क्योंकि वो बहुत भरोसेमंद हैं। लेकिन फानजियान ने आगे कहा, लेकिन अब एक और इंसान है। फानजियान के इस बयान ने फेजिए को बहुत हैरान कर दिया। फानजियान आखिरकार बड़ा हो गया था। उसने अपने टीचर से कहा, भूलिए मत कि दांजू में अभी भी एक डिसोबीडियंट स्टूडेंट है जो मैं हूं। फेजिए ने उनसे कहा, अगर मैं चाहूं भी तो भी भूलना मुश्किल होगा। ओह सही। इस वक्त फेजिए ने अपने सीने से कुछ निकाला। उन्होंने फानजियान को एक टोकन दिया जिस पर 2 शब्द कमिश्नर खुदे हुए थे। फिर उन्होंने कहा, यह सुपरवाइजरी काउंसिल कमिश्नर का टोकन है, डायरेक्टर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। फानशियान ने कहा, ये कमिश्नर की पोजीशन कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती है। फेजिए ने फिर कहा,
ये वो है जो तुम्हारी माँ ने सुपरवाइजरी काउंसिल में छोड़ा था। ये असलियत में तुम्हारा ही है। फान शियान ने कहा, मेरे पास भी कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने सीने से ऑटोप्सीज के लिए यूज होने वाले ग्लव्स की एक जोड़ी निकाली। ये भेड़ की आंत यानी शीप इंटेस्टाइन से बने ग्लव्स हैं। फ्यूचर में जब आप ऑटोप्सीज कर रहे हों या पॉइजन्स टेस्ट कर रहे हों, इन्हें पहनना याद रखिएगा। फे जिए को ये थॉटफुल गिफ्ट वाकई पसंद आया। मुझे ये बहुत पसंद आया। बात करने के बाद फे जिए घोड़े पर सवार हुए, निकलने की तैयारी करते हुए। जाने से पहले उन्होंने कहा, अगर मैं तुमसे कुछ साल पहले मिला होता तो शायद मैंने कोई अलग रास्ता चुना होता। एक औरत से शादी करता और फिर तुम्हारे जैसे एक शैतान बच्चे को पालता। फिर फे जिए घोड़े पर निकल गए, सिर्फ फान शियान को वहां अकेले खड़ा छोड़कर, अपने टीचर की जाती हुई फिगर को देखते हुए। लाजवाब। अचानक फान शियान अपने टीचर की तरफ जोर से चिल्लाया, टीचर, मैं आपके आखिरी वक्त में आपका ख्याल रखूंगा। फिर फान शियान वहां खड़ा होकर अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाने लगा। फे जिए घोड़े पर उस ब्रैट के वादे पर सोचते रहे। हालांकि बहुत टचिंग था, लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगा। इस वक्त वूजू के घर पर वूजू शान से आलू काट रहे थे। फान शियान ने जल्दी से पूछा, अंकल, क्या आप शराब नहीं पी रहे? वूजू ने खाना पकाते हुए जवाब दिया, बच्चों को शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन फान शियान ने अभी भी वूजू के साथ बहस की, मैंने खासकर आपके पीने के लिए शराब खरीदी है। अगर आप नहीं पिएंगे तो मुझे खुद ही पीनी पड़ेगी। इस वक्त फान शियान पहले ही थोड़ा नशे में था। उसका चेहरा लाल था, लड़खड़ाते हुए बोल रहा था, अंकल, दरअसल मेरे पास बहुत से सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस ब्रैट ने फिर वुजू पर सवालों की बौछार कर दी। अंकल, इतने सालों बाद भी आपका अपीयरेंस चेंज क्यों नहीं हुआ है? टीचर फे ने कहा, आपकी मार्शल आर्ट्स बहुत फॉर्मिडेबल है कि आप 5th ग्रैंड मास्टर हैं। अंकल वुजू, मेरी माँ आखिर किस तरह की इंसान थी? क्या ये सच है कि आप शराब इसलिए नहीं पीते क्योंकि आप नशे में आ जाएंगे? आप और टीचर फे के बीच कौन ज्यादा ताकतवर है? फान शियान के सवालों की बौछार ने वुजू को स्पीचलेस कर दिया। पता नहीं था कि कैसे जवाब दें। इस वक्त फान शियान अभी भी जोर दे रहा था। उसके हाथ में शराब का कप उसके कपड़ों पर टपक रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। फिर वो टेबल पर गिर गया और सो गया। जब वो जागा तो उसने खुद को एक हरी भरी घास के मैदान पर लेटा पाया। पता चला कि वुजू उसे एक बांस के जंगल यानी बैम्बू फॉरेस्ट में ले गए थे। इस वक्त वुजू ने धीरे से पूछा, क्या तुम जाग गए? फान शियान को नशे की वजह से थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। बार बार खांसते हुए कह, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। उसने अपना सीना रगड़ा, सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हुए। वुजू ने फिर कल रात के बारे में बात की। कल रात तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे शरीर में ज़ेंकी फिर से कियोटिक हो गई। फान शियान बेहद हैरान था। अंकल, अगर आप पहले से जानते हैं तो आपके पास ज़ेंकी कंट्रोल करने का कोई तरीका जरूर होगा। मुझे जल्दी सिखाइए। वुजू ने सीधे जवाब दिया, मैंने कहा है मुझे ज़ेंकी समझ नहीं आती। फान शियान को तब एहसास हुआ, ओह सही, तो अब हम क्या करें? लेकिन वुजू ने आगे कहा, हालांकि मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक और तरीका है। फान शियान ने थके हुए पूछा, क्या तरीका? उम्मीद के विपरीत वुजू ने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा। फान शियान थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस हुआ। हाँ, और फिर क्या? वुजू ने कहा, तुम भागना। वुजू के शब्दों ने फान शियान को पूरी तरह चक्कर में डाल दिया। इस वक्त वो कूदा, चिढ़ा हुआ, कहते हुए, आप और टीचर फे लोगों को ऐसे क्यों परेशान करते हैं? वुजू ने एक्सप्लेन किया, तुम्हें अपने शरीर में एक्सेस ज़ेंकी को जल्दी खर्च करने की जरूरत है, वरना जैसा मैंने पहले कहा था, तुम फट जाओगे। वुजू ने इंस्ट्रक्ट करना जारी रखा, अपने दांतियन से ज़ेंकी को अपने पैरों तक चैनल करने की कोशिश करो, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। इस वक्त वुजू नीचे झुके, हवा में लीप करने के लिए मोमेंटम यूज करते हुए नीचे। फान शियान ने भी फॉलो किया। अंकल, मेरा इंतजार करें। फान शियान ने तुरंत मूव एग्जीक्यूट किया। वूहू, उसका शरीर भी ऊपर उठ गया। वुजू ऊपर उड़ रहे थे, जबकि नीचे फान शियान ने अपनी सारी एनर्जी वुजू का पीछा करने में, भागने में लगा दी। उन्होंने जल्दी ही छोटी नदी पार की। फान शियान ने एक्साइटमेंट में कहा, तो ज़ेंकी को ऐसे यूज किया जा सकता है। अगर मैं थोड़ी देर और भागूं तो क्या मुझे मार नहीं पड़ेगी? अचानक इस वक्त वुजू ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। फान शियान मार खाने के बाद नदी में गिर गया। कुछ देर बाद ही ऊपर आया, अपना गाल रगड़ते हुए और वुजू पर जोर से चिल्लाते हुए,
अंकल, आप स्नीक अटैक्स का सहारा क्यों ले रहे हैं? वुजू ने रूखेपन से कहा, सिर्फ भागना आना काफी नहीं है, तुम्हारे पास काफी अलर्टनेस और रिएक्शन स्पीड होनी चाहिए ताकि दूसरे तुम्हें नुकसान न पहुंचा सकें। फान शियान वुजू की बातों को समझता हुआ लगा। उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंट लुक था। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ? वुजू ने सीधे कहा। सही कहा। फान शियान ने तुरंत पानी उछाला और किनारे पर कूद गया। उछलते पानी ने वुजू को भिगा दिया। वो हवा की तरह भागा, वुजू को पकड़ने नहीं दिया। वुजू ने इस वक्त धीरे से आह भरी, फान शियान की आगे भागती हुई फिगर को देखते हुए। फिर वुजू ने तुरंत उस ब्रैट फान शियान का पीछा किया। फान शियान के शरीर में अबनॉर्मल ज़ेंकी उसे बिजली की तरह दौड़ा रहा था। वुजू को बहुत पीछे छोड़ दिया। फान शियान ने इस वक्त मन में सोचा, तो सारी ज़ेंकी को पैरों में चैनल करने से कोई इतना तेज भाग सकता है? वो एक सांस में बैम्बू फॉरेस्ट से बाहर भाग सकता था। शायद वो अंकल वुजू के हमलों से बच सकता था। उम्मीद के विपरीत ये ब्रैट सीधे बैम्बू फॉरेस्ट की चट्टान से कूद गया। ये ज़ेंकी वाकई फॉर्मिडेबल है। फैन सियान को ऐसा लगा जैसे वो उड़ रहा था। वो धीरे धीरे नीले आसमान और पक्षियों के साथ खुल मिल गया। अपनी अचीवमेंट पर बहुत खुश दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्मग स्माइल आ गई। पूरी ताकत से इतना दूर भागने के बाद अंकल वुशु डेफिनेटली उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वो अभी भी बहुत नाइफ था। जैसे ही वो हवा में लटका हुआ था, वुशु उसे काफी देर से पीछे से ऑब्जर्व कर रहे थे। फैन सियान मन ही मन खुश था। अभी भी सोच रहा था कि वो इस वक्त वुशु को हरा सकता है। अचानक वुशु ने उसे ऊपर से सीधा नीचे लात मार दी। सचमुच फॉर्मिडेबल। फैन सियान जो आराम से था, जमीन पर गिर गया। हर तरफ धूल उड़ रही थी। वुशु भी धीरे से जमीन पर उतरे। फैन सियान के चेहरा अब बिगड़ गया था। अपने बनाए हुए गड्ढे में सुन्न होकर लेटा हुआ था। उसने जोर से पूछा, क्यों क्यों? जैसे ही टीचर फेजिए गए, एक और उससे भी ज्यादा रूथलेस इंसान आ गया था। फैन सियान कुछ देर तक सुन्न होकर बैठा रहा। वुशु ने मुंह खोला और कहा, जब तक तुम मुझे एक बार मार लोगे, यहां तक कि मेरे कपड़ों का किनारा भी काउंट होगा। ये सुनते ही फैन सियान में अचानक जान आ गई। उम्मीद थी कि वो वुशु द्वारा दिए गए टास्क को पूरा कर सकेगा। फैन सियान ने जोर से कहा, ठीक है। फिर अपनी ज़ेंकी का इस्तेमाल करते हुए उसने वुशु की तरफ एक पंच मारा। फैन सियान को यकीन था कि उसकी ताकत डेफिनेटली हिट लैंड कर सकती है। उसने वुशु से कहा, अंकल, आपको अपनी बात रखनी होगी। मेरा ये पंच डोमिनेटिंग ज़ेंकी कैरी करता है। हालांकि ये आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कपड़ों का किनारा। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, फैन सियान सीधा बगल वाले बैम्बू ट्री से जा टकराया। उसका चेहरा खराब हो गया। फिर उसकी छोटी बॉडी बगल वाले पत्थर पर चपक गई और धूल के बादल के बीच पत्थर से नीचे खिसकते हुए उसने आह भरी। लेकिन इसने फैन सियान को रोका नहीं। उसने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदली। एक बैम्बू स्टॉक पकड़ा, जोर से चिल्लाया और फिर से वुशु की तरफ भागा। लेकिन इतने छोटे फिगर के साथ वो सचमुच वुशु को छू नहीं सका। जैसे ही उसने बैम्बू स्टॉक उठाया, वो वापस बाउंस हो गया, जिससे बैम्बू उसके अपने सर पर लगा। आउच आउच आउच। उस दिन से वो दोनों रोजाना बैम्बू मारने की प्रैक्टिस करने लगे। हालांकि फैन सियान ने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। हमेशा वुशु या आसपास के बैम्बू ट्रीज से घायल होता रहा। वो अपने अंकल को बोलता रहा कि उसके चेहरे पर मत मारो। 9 साल की उम्र में वो अभी भी बुरी तरह पिट रहा था। 13 साल तक खुशकिस्मती से फैन सियान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर ली थी और अब वुशु की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर सकता था। दोनों लगातार मूव्स एक्सचेंज करते रहे। फैन सियान की आंखों में जीतने का डिटर्मिनेशन दिख रहा था। जब फैन सियान 16 साल का हुआ, वो एक आउटस्टैंडिंग यंग हीरो बन चुका था। उसने वुशु की तरफ हमला किया, जो बचने के लिए जल्दी से ऊपर कूद गए। लेकिन फैन सियान ने इस मौके का फायदा उठाया, तुरंत झाड़ियों में पीछे हटा और एक राउंड बॉल की तरह तेजी से लुढ़क गया। वो एक पत्थर के पीछे छुप गया, एम्बुश करने के मौके का इंतजार करने लगा। इस पल फैन सियान ने वुशु का ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर फेंका। वुशु की तेज सुनने की शक्ति ने लगता है आसपास कुछ सेंस कर लिया था। इस पल फैन सियान पीछे से कूदा, वुशु पर हमला करने के लिए बैम्बू स्टॉक घुमा रहा था। फैन सियान ने सोचा, ये वाकई एक अच्छा मौका है।
लेकिन बदकिस्मती से वुशु ने उसे पहले ही ढूंढ लिया था। अपना पैर उठाया और फैन सियान के चेहरे पर लात मारी, उसे एक भारी चोट दी। वुशु ने धीरे से फैन सियान को दूर लात मारी, एक बॉल की तरह। इस बच्चे को अभी भी अपनी लिमिट्स नहीं पता थीं, वुशु से लड़ने की हिम्मत कर रहा था। इस पल उसे इतनी दूर लात खाते हुए देखकर वुशु हेल्पलेस महसूस कर रहे थे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। जहां फैन सियान अभी गिरा था, वहां एक छोटा गड्ढा बन गया था जो धूल के बादल से घिरा था। जमीन पर लेटते हुए फैन सियान ने कहा, अंकल, क्या आप थोड़ा नर्म हो सकते हैं? मेरा चेहरा लाल, सूजे हुए जख्मों से भरा है। वुशु फिर फैन सियान में पास गए और उससे कहा, तुमने स्टैंडर्ड मीट कर लिया है। लेकिन वुशु की बातों ने फैन सियान को थोड़ा शक्की बना दिया और उसने फिर पूछा, लेकिन मैंने अभी तक आपको छुआ नहीं है। वुशु ने कहा, तुम काफी ताकतवर हो, चलो यहाँ रुकते हैं। लेकिन फैन सियान ने सख्ती से असहमत जताई। उसकी आंखें अजीब तरह से ठंडी थीं जब उसने वुशु से कहा, मुझे अभी भी लेजिटिमेट तरीके से स्टैंडर्ड मीट करना है। मैं अभी भी आपके साथ ट्रेनिंग जारी रखना चाहता हूं। इस पल वुशु ये सुनकर स्पीचलेस थे। अंत में वुशु ने उसे अच्छी तरह पीटा। उसे रेजिस्ट करने की बिल्कुल ताकत नहीं बची। उसका सर जमीन में धंसा था, उसका पिछवाड़ा आसमान की तरफ था। वुशु फिर बोले, उसके ख्यालों को इंटरप्ट करते हुए, जैसा तुम चाहो वैसे ही करते हैं। उस रात फैन सियान के कमरे में मेड ल्यू सिसी उसकी मालिश कर रही थी। वो दर्द में चिल्लाया। मेड ल्यू सिसी उसके लिए बहुत चिंतित लग रही थी। मिस्टर वू के वार बहुत भारी हैं, यंग मास्टर अभी अडल्ट नहीं हैं। लेकिन फैन सियान ने कहा, मैं भी बचपन में ऐसा ही सोचता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अपनी बॉडी में बदलाव महसूस करके अब मैं समझ गया हूँ। फैन सियान ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई। घुड़सवारी बेसिक ट्रेनिंग के लिए है, मूली तोड़ना विल पावर ट्रेन करने के लिए है, और मुझे मारना मेरे दिमाग और रिफ्लेक्सेस को ट्रेन करने के लिए है। उसके अंकल का उसे मारना सब उसकी भलाई के लिए था। यंग मास्टर को इतनी हीरोइक टोन में बात करते सुनकर लियू सिसी ने मन ही मन सोचा, यंग मास्टर जरूर पिट पिट कर पागल हो गए हैं। लेकिन इस पल फैन सियान अभी भी थोड़ा परेशान था। इसके अलावा उसके अंकल ने कहा, ये कुछ भी नहीं था। फैन सियान ने अपना कंधा रगड़ने के लिए हाथ उठाया, मुट्ठी बनाई और उसे अपनी छाती पर रखा। जब रेड रोब्ड गार्ड्स आएंगे तब सचमुच खतरा होगा। बगल में खड़ी लियू सिसी को शायद समझ नहीं आया, क्या ये सचमुच इतना खतरनाक है? अचानक फान शियान घुमा, उसके हाथ और सर पकड़ लिए। एक मर्द और औरत के बीच काफी सजेस्टिव सीन। फान शियान ने लियू सीसी से अर्थपूर्ण तरीके से कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। इतना सुहाना मौसम, इतना सुहाना नज़ारा, हम इसे बेकार कैसे जाने दे सकते हैं? अनएक्सपेक्टेडली फान शियान की बातों ने लियू सीसी का दिल धड़का दिया। वो फान शियान को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। वो एक बेहद चार्मिंग एक्सप्रेशन दिखाने लगी। फान शियान से कहा, यंग मास्टर का मतलब है। अचानक फान शियान ने अपना पैर उठाया, उसे चिढ़ाते हुए, आज रात हम भूत की कहानियां सुनाएंगे। इसका नाम है, क्या तुम्हारे पैर हैं? ये फान शियान सच में रोमांटिक क्यूज नहीं समझता। एक अच्छे मौके की क्या बर्बादी है। अगली सुबह जल्दी फान शियान उठ चुका था। आंगन में डिलिजेंटली अपने स्टैंसेस की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपनी सांसें रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा था। अचानक फान शियान ने अपनी तरफ आते हुए घोड़े की तापों की आवाज सुनी। वो समझने लगा। उसने सोचा, घोड़े की तापों की आवाज और बहुत सारे घोड़े इस तरफ आ रहे हैं। फान शियान ने अनजाने में मैनर गेट की तरफ देखा, हालात का जायजा लेने लगा। ये किसी एलीट ट्रूप की तरह लग रहा है, और वो भी बड़ी संख्या में। वो बाहर के हालात देखने के लिए भागा। सचमुच ये एक बेहद शॉकिंग नज़ारा था। उसके चारों तरफ लोग एक मिस्टीरियस ऑरा छोड़ रहे थे। उनकी आंखें बेहद ठंडी और डरावनी थीं। उन्होंने लाल चोगे पहने हुए थे। उनके पूरे शरीर ढके हुए थे। उनके चेहरे ज्यादातर छिपे हुए थे। उनके घोड़े भी पूरी तरह इक्विप्ड थे। सभी एक बेजोड़ रौबदार ऑरा छोड़ रहे थे। इस पल फान शियान ने भी इन लोगों से निकलने वाली किलिंग इंटेंट को महसूस करना शुरू कर दिया। ये लेजेंडरी रेड रोब्ड गार्ड्स थे, वही लोग जिनका वुजू ने जिक्र किया था। ये दिन आखिरकार आ ही गया। इस पल इस ग्रुप के घोड़े अचानक फान शियान के सामने रुक गए।
सभी घोड़े से उतरे, जमीन पर घुटने टेक दिए, जैसे फान शियान को इज्जत दे रहे हों। उसे पूरी तरह हैरान छोड़ दिया। इस पल उनमें से एक ने बोलना शुरू किया, काउंट सिनान के आदेश से हम फान शियान को राजधानी ले जाने आए हैं। रेड रोब्ड गार्ड की घोषणा सुनकर फान शियान थोड़ा हैरान था। मुझे राजधानी ले जाने? वो जल्दी से अंदर भागा और ओल्ड मैडम से कहा, दादी, बाहर लोगों का एक ग्रुप है जो कह रहा है कि वो मुझे राजधानी ले जाना चाहते हैं। अंदर बैठी ओल्ड मैडम ने उससे बोलना शुरू किया, मैंने पहले ही मना कर दिया है, राजधानी कोई अच्छी जगह नहीं है। तुम्हारी माँ राजधानी में मर गई थी। दानजू में रहकर शायद तुम कुछ दिन और जी लो। फान शियान अभी भी थोड़ा शकी पूछा, लेकिन वो सब बाहर घुटने टेके हुए हैं। लगता है वो मुझे ले जाने के लिए डिटर्मिन्ड है। लेकिन ओल्ड मैडम अपनी राय पर कायम रहीं। उन्होंने लापरवाही से कहा, उन्हें घुटने टेके रहने दो, अगर वो मर गए तो हम उनकी लाशें उठा लेंगे। इस पल फान शियान ने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादी इतनी दबंग होंगी। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव दिखा, चमक रही थीं। अपनी दादी की बातें सुनने के बाद वो बाहर गया। मैं समझ गया दादी। इस पल ओल्ड मैडम बैठी थीं और लाल कागज के फूल काट रही थीं, लेकिन अचानक उनका हाथ फिसल गया। कागज का फूल खराब हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, आह, मैंने गलत काट दिया। क्या ये इस परिवार पर आने वाली दुर्भाग्य घटनाओं का संकेत हो सकता है? फान शियान इस वक्त तेजी से मूली काट रहा था, हर हाथ में एक चाकू पकड़े हुए। उसके मूवमेंट्स स्किल्ड थे। वाकई 15 सालों बाद वो बहुत माहिर हो गया था। बाहर वुजू चुपचाप दहलीज पर बैठे थे। दोनों में से कोई नहीं बोला। फान शियान थोड़ा परेशान लग रहा था। वो घूमा और वुजू से कहा, अंकल, मैं पिछले कुछ समय से एक सवाल पर गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। वुजू इस पॉइंट पर समझ गए कि फान शियान क्या पूछ रहा था। राजधानी जाना है या नहीं, ये तुम्हारा अपना फैसला है। वुजू की बातों ने फान शियान को थोड़ा हैरान कर दिया। हाँ, अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं ये सवाल पूछना चाहता था? फिर वो वापस दहलीज पर बैठ गया, लगातार रेड रोब्ड गार्ड्स के बारे में पूछ रहा था। वो अचानक मुझे राजधानी ले जाने क्यों आए? मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे खतरे का भी डर है। अंकल, क्या आपको लगता है कि जिन्होंने उस वक्त राजधानी में मेरी माँ की हत्या की थी, वो अभी भी वहाँ हैं? अंकल ने कहा, अगर तुम खतरे का सामना करते हो। लेकिन इससे पहले कि फान शियान अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, वुजू बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वुजू के जवाब ने फान शियान को बहुत हैरान कर दिया। क्या? वुजू ने जारी रखा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वुजू का जवाब सुनने के बाद फान शियान बस चुप रहा और धीरे से जवाब दिया, हाँ। फान शियान ने फिर पूछा, अंकल, मेरे पास एक सवाल है जो मैं काफी समय से पूछना चाहता था। वुजू ने पूछा, क्या है? क्या ऐसा है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी आपका चेहरा नहीं बदलेगा? अनएक्सपेक्टेडली फान शियान भी बहुत होशियार था। नोटिस किया कि जब से वो बड़ा हुआ है, अंकल वुजू बिल्कुल नहीं बदले हैं। इस बात ने वुजू को असहज कर दिया, पता नहीं था कैसे जवाब दें। फान शियान ठीक खाने के वक्त वापस आया। कई नौकरानियों ने उसे टेबल पर बुलाया। यंग मास्टर, कृपया खाना खा लीजिए। टेबल शानदार और टेम्पटिंग डिशेस से भरी हुई थी। लेकिन फान शियान ने नोटिस किया कि उसकी दादी आज खाना नहीं खा रही थीं। उसने एक नौकरानी से पूछा, मेरी दादी कहाँ हैं? नौकरानी ने जवाब दिया, ओल्ड मैडम ने कहा कि वो पढ़ने में व्यस्त हैं और यंग मास्टर को आज अकेले लंच करना चाहिए। तो ये पूरी टेबल का स्वादिष्ट खाना सब फान शियान के लिए था। उसने कुछ अम्यूजमेंट के साथ कहा, ठीक है। एक भाप निकलती सूप की कढ़ाई ने उसका ध्यान खींचा। एक चम्मच बहुत ही फ्रेश सी फूड मशरूम सूप, एक चॉपस्टिक स्टर फ्राइड सब्जियां, साथ में एक खुशबूदार मछली का टुकड़ा और एक क्रिस्पी चिकन लेग, सब फान शियान के पेट में गया। पेट भर खाने के बाद उसने संतुष्टि से कहा, वो बहुत खुश दिख रहा था। इस पल उसने स्टर फ्राइड बैम्बू शूट्स की एक प्लेट उठाई और उसकी तारीफ की। ये डिश स्वादिष्ट है, मुझे ये बहुत फिर वो पसंद है। स्टर फ्राइड सब्जियों की प्लेट लेकर अपने कमरे की तरफ भागा। मैं इसे अपने कमरे में खाऊंगा। उसका रिएक्शन इतना तेज था कि नौकरानियां रिएक्ट नहीं कर पाईं। फान शियान और लियू सीसी इस तरह वापस कमरे में भागे। हाउसकीपर ने उससे पूछा, यंग मास्टर, क्या आप सिर्फ एक प्लेट ले जा रहे हैं? बाकी डिशेस का क्या? फान शियान ने कहा, बस उन्हें हमेशा की तरह आपस में बांट लो। वो फान शियान से थोड़ा असंतुष्ट थे, चुपके से शिकायत कर रहे थे।
उसने हर डिश का सिर्फ एक निवाला चखा और फिर रुक गया। नियम नहीं समझता और अभी भी यंग मास्टर की तरह एक्ट कर रहा है, सोचते हुए कि वो दूसरों का अपमान कर रहा है। लेकिन उन्होंने सिर्फ धीरे से कहने की हिम्मत की। नौकरानी ने टेबल पर भरे खाने को देखने के लिए अपना सर घुमाया। हालांकि ये आम बात थी कि मालिक पहले खाए और नौकर बचा हुआ खाए, लेकिन यंग मास्टर हमेशा दूसरों को खाने देने से पहले हर डिश का एक निवाला चख लेते थे, और कई बार वो सिर्फ एक निवाला खाते थे, जो वाकई थोड़ा घमंडी था। हाउसकीपर ने हाँ में हाँ मिलाई। सही बात है, मुझे सचमुच नहीं पता कि ओल्ड मैडम उस पर इतना क्यों मरती हैं। जल्दी करो और सबके लिए खाना बांट दो। इस वक्त फैन सियान लियू सीसी के साथ तेजी से वापस अपने कमरे में भाग रहा था। अचानक वो रुक गया। लियू सीसी ने पूछा, यंग मास्टर क्या हुआ? फैन सियान ने कहा, मुझे जहर दिया गया है। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। लियू सीसी चिंतित और परेशान दोनों थी। क्या जहर दिया गया? फैन सियान ने फिर बैम्बू शूट्स की प्लेट उठाई और ध्यान से जांच की। किसी ने बैम्बू शूट्स की इस प्लेट में जहर मिलाया है। वो सोचने लगा, आमतौर पर मैं दादी और बाकी लोगों को खाने देने से पहले हर डिश का एक निवाला चखता हूं, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति को रोकने के लिए। इस पल फैन सियान ने ड्रॉअर से दवाई का एक पैकेट निकाला। उसने सीधा पूरा पैकेट अपने मुंह में डाल दिया और सब निगल गया। जैसे ही उसने इसे निगला, उसका शरीर ढीला पड़ गया और उसे खड़े रहने के लिए लियू सीसी के सहारे की जरूरत पड़ी। लियू सीसी ने अपने यंग मास्टर को घायल देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सिसकने लगी। यंग मास्टर, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। सीसी नहीं चाहती कि यंग मास्टर को कुछ हो। फैन सियान के दवाई लेने के बाद उसका रंग रूप काफी सतर्क लग रहा था। उसने अपना मुंह पोंछा, खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। लियू सीसी ने चिंता से पूछा, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? फैन सियान ने शांति से जवाब दिया, इस लेवल का जहर मेरा क्या बिगाड़ सकता है? फिर वो जहर देने वाले को ढूंढने लगा। जो जहर मैंने अभी निगला है उसका नाम मियाओकोजी है, एक किस्म का जहर जो आमतौर पर सुपरवाइजरी काउंसिल के जासूस इस्तेमाल करते हैं। मियाओकोजी एक पौधा है जो साउथ में फानगो आइलैंड पर उगता है। जब खाने में मिलाया जाता है तो ये रंग नहीं बदलता, जिससे इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये अक्सर सुपरवाइजरी काउंसिल के जासूसों द्वारा कोवर्ट असैसिनेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट में जाने के बाद ये जहर रात में असर दिखाना शुरू करेगा, जिससे लोग कन्वल्जन से मर जाएंगे। खासकर मौत के लक्षण कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस के समान होते हैं, जिससे मौत का असली कारण ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कुछ देर तक बैम्बू शूट्स की प्लेट को घूरता रहा। मियाओकोजी का स्वाद बहुत हल्का होता है। इसकी एकमात्र कमी ये है कि ये थोड़ा कड़वा होता है। ये जहर देने वाला बहुत होशियार है। जानता था कि मियाओकोजी को बैम्बू शूट्स में मिलाना है, जो पहले से ही कड़वे होते हैं, ताकि इसे छुपाया जा सके। वाकई एक मास्टर स्ट्रोक। हालांकि अजीब बात यह है कि ये डोजेज सिर्फ पेट दर्द और डायरिया करेगा, जानलेवा होने के लिए काफी नहीं है। फैन सियान लियू सीसी से पूछने के लिए मुड़ा, क्या तुम्हें पता है आज के बैम्बू शूट्स कहां से आए? लियू सीसी ने जवाब दिया, ओल्ड जिया के पोते ने आज सुबह जल्दी डिलीवर किए थे। फैन सियान सवाल करने लगा, क्या आमतौर पर ओल्ड जिया डिलीवर नहीं करते? आज उनके पोते ने क्यों किया? लियू सीसी ने कहा, मैंने सुना है ओल्ड जिया आज बीमार हैं, इसलिए उनके पोते ने उनकी तरफ से डिलीवर किया। क्या कोई गड़बड़ है? फैन सियान ओल्ड जिया के इस पोते की पहचान पर शक करने लगा। उसकी आंखों में सोचने वाला भाव था। पोता? ओल्ड जिया अकेले रहते हैं, उनके पास पोता कहां से आया? ये पोता जरूर कल्प्रिट है। लेकिन उसने बिना जान लिए जहर दिया, आखिर वो करना क्या चाहता है? इस पल फैन सियान आंगन से बाहर निकला। लियू सीसी ने पीछे से पुकारा, यंग मास्टर आप कहां जा रहे हैं? उसने फिर पूछा, यंग मास्टर क्या आपने जहर निकाल दिया है? क्या सीसी को डॉक्टर को बुलाना चाहिए? फैन सियान मुड़ा और सीसी के सर को थपथपाया। मैं ठीक हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। लियू सीसी ने कहा, तो सीसी को यंग मास्टर के साथ चलने दीजिए। लेकिन फैन सियान ने असहमति जताई। ये खतरनाक हो सकता है, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। फैन सियान जल्दी से दरवाजे के बाहर गया। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। वो सुरक्षा और इस पॉइजनिंग घटना के पीछे के राज को लेकर चिंतित था। क्योंकि वो इसे समझ नहीं पा रहा था, उसने खुद उस शख्स को पकड़ने और साफ साफ पूछने का फैसला किया। मुझे पता लगाना होगा कि ये शख्स कौन है और आखिर वो मेरे परिवार के साथ क्या करना चाहता है। वो ओल्ड जिया के घर की तरफ भागा, अंदर के हालात देखने के लिए एक कोने में छुप गया। अचानक उसने कुछ डिस्कवर किया। ओल्ड जिया असल में घर के एक खंभे से बंधे हुए थे।
फैन सियान ओल्ड जिया के पास गया और कहा, ओल्ड जिया, मैं आपको बचाने आया हूँ। बूढ़ा आदमी पूरी तरह कांप रहा था। फैन सियान को एहसास हुआ कि कल्प्रिट का इरादा ओल्ड जिया की जान लेना नहीं लगता था। पहले इंसान को बचाओ, फिर बाद में कल्प्रिट के बारे में पूछो। रस्सी खोलते हुए उसने बूढ़े आदमी को कुछ दवाई दी। बूढ़ा आदमी वाकई बहुत कमजोर था, लगातार खांस रहा था। फिर फैन सियान ने पूछना शुरू किया कि उन्हें यहाँ किसने बांधा था। अचानक ओल्ड जिया की आंखें डर से भर गईं। उन्होंने फैन सियान के पीछे इशारा किया और चिल्लाए, यंग यंग मास्टर। फैन सियान के पीछे एक नकाबपोश असैसिन अचानक प्रकट हुआ। उसके मूवमेंट्स बेहद चुपचाप थे। फैन सियान के मुकाबला करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार निकाली। एक ही मूव में असैसिन की तलवार को रोक दिया। इस पल असैसिन ने एक लंबा भाला उठाया और फैन सियान पर हमला किया। खुशकिस्मती से वो आखिरी पल में उसे रोकने में कामयाब रहा। दोनों ने भयानक लड़ाई की, फिर रुक गए। फैन सियान ने असैसिन से पूछा, तुमने बैम्बू शूट्स में जहर क्यों मिलाया? क्या वो तुम थे? इस पल उसने अपना नकाब हटाया, खुद को असैसिन तेंग जिजिंग के रूप में फिर दिखाया। वो तीर की तरह फैन सियान की तरफ लपका। ओल्ड जिया डर के मारे चिल्लाए, उसे सामने से बचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही टेंग जिजिंग हमला करने वाला था, फैन सियान ने अचानक अपना हाथ उठाया और कहा, रुको, और वो तुरंत खड़ा हो गया। फैन सियान ने ओल्ड जिया को धक्का दिया और कहा, ओल्ड जिया, क्या आप थोड़ा पीछे हटेंगे? बूढ़े आदमी ने आज्ञाकारी होकर कहा, ओह ठीक है। फैन सियान का ये एक्शन थोड़ा मजाकिया था। ये इंसान बहुत ज्यादा ह्यूमेन था। ओल्ड जिया को डील करने के बाद वो टेंग जिजिंग की तरफ मुड़ा और कहा, ठीक है। फिर उसने फाइटिंग स्टांस लिया। अब मैं पूरी ताकत लगा सकता हूं और तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। टेंग जिजिंग ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। लड़ने के लिए तैयार होकर ढेर सारे तेज थ्रोइंग डार्ट्स निकाले। हमला करने से पहले टेंग जिजिंग जोर से चिल्लाया, इतने दुविधा में रहने वाले तुम भावुक बेवकूफ। फिर उसने फैन सियान पर डार्ट्स की बौछार कर दी। फैन सियान ने फुर्ती से इन तेज छिपे हुए हथियारों से बचा। उन्हें दूर करने के लिए शानदार मूव्स का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी तलवार के साथ टेंग जिजिंग की तरफ भागा। फैन सियान की तलवार जमीन पर जोर से लगी। एक तेज आवाज हुई। टेंग जिजिंग जल्दी से एक तरफ झुका, डार्ट्स का एक और गुच्छा निकाला और फैन सियान पर हमला जारी रखा। फैन सियान आने वाले छिपे हुए हथियारों से बचने के लिए ऊपर कूदा। इतने सारे छिपे हुए हथियार कैसे हो सकते हैं? टेंग जिजिंग एक भगवान की तरह था, लगातार सटीकता के साथ छिपे हुए हथियार फेंक रहा था। फैन सियान ने परेशानी से पूछा, क्या तुम प्लीज रुक सकते हो? क्या तुम डोरेमोन हो? तुम्हारे पास फेंकने के लिए इतने सारे छिपे हुए हथियार कैसे हो सकते हैं? लेकिन फैन सियान की ताकत भी बुरी नहीं थी। इतने सारे छिपे हुए हथियार उसे बिल्कुल घायल नहीं कर सके। वो बचने के लिए दीवार पर कूदा, फिर हवा में ऊंचा कूदा। फैन सियान एक लकड़ी के पत्ते पर कूदा, आसानी से टेंग जिजिंग के सभी छिपे हुए हथियारों से बच गया। दोनों ने भयंकर लड़ाई की। वू जू शुरू से ही एक तरफ खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शुरू से अंत तक कभी हस्तक्षेप नहीं किया। टेंग जिजिंग लगातार फैन सियान पर हमला करता रहा। फैन सियान भी बहुत फुर्तीला था। टेंग जिजिंग के सभी ब्लेड हमलों को रोक रहा था। इस पल फैन सियान ने एक मौका पकड़ा। टेंग जिजिंग के पीछे कूदा, एक कातिलाना ऑरा लिए हुए स्नीक अटैक की तैयारी कर रहा था। टेंग जिजिंग को एहसास हो गया, फैन सियान ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने विरोधी को जल्दी काबू करना चाहता था। एक ने हमला किया, एक ने बचाव किया। जीत और हार अभी तक तय नहीं थी। अचानक लड़ाई रुक गई। आसपास के बैम्बू के पत्ते हवा में लहराए। दोनों जमीन पर गिर गए, बुरी तरह घायल। फैन सियान ने अपनी बाईं बाह रगड़ी, अभी भी लगातार पूछताछ कर रहा था। तुमने अपने खंजर पर जहर लगाया था, है ना? टेंग जिजिंग ने कहा, तुम पहले ही हार चुके हो। टेंग जिजिंग सीधा हुआ और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने यंग हो, फिर भी इतने स्किल्ड हो। बदकिस्मती से तुम अभी भी मुझसे एक कदम पीछे हो। वो पॉइजनिंग के बारे में समझाने लगा। खाने में जहर सिर्फ तुम्हारी लड़ने की क्षमता खत्म करने के लिए था, लेकिन खंजर पर लगा जहर तुम्हारी जान ले लेगा। ये टेंग जिजिंग वाकई चालाक है। फैन सियान की आंखों में दर्द दिख रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और उसने कोसा, कितने नीच हो। टेंग जिजिंग ने स्मगली कहा, एक प्रोवोकेटिव टोन में, असैसिन्स का नीच होना तो आम बात है। अचानक फैन सियान जोर से हंसने लगा। टेंग जिजिंग थोड़ा कंफ्यूज्ड था, तुम किस बात पर हंस रहे हो? इस पल टेंग जिजिंग की नाक से अचानक खून बहने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे जहर दिया गया है। फैन सियान ने धीरे से पलटवार किया, क्या तुमने सुना नहीं है कि विलेंस ज्यादा बोलने से मरते हैं?
टेंग जिजिंग अभी भी कंफ्यूज्ड था, कहते हुए बिल्कुल नहीं। तभी उसे जहर अपने शरीर में जाते हुए महसूस हुआ और उसके हाथ में जहरीला खंजर जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर गिर गया, कोसते हुए, तुम्हारी तलवार भी जहरीली है। फैन सियान मुस्कुराया और समझाया, मुझे बचपन से जहर दिया गया है, आम जहर मुझ पर असर नहीं करते। टेंग जिजिंग बेहद हैरान था। फैन सियान ने अपनी तलवार उसकी तरफ की और पूछताछ की, मुझे बताओ तुम्हारा असली मकसद क्या है? फैन सियान ने तलवार टेंग जिजिंग की गर्दन पर रख दी। उससे पूछ रहा था कि उसने खाने में जहर क्यों मिलाया, लेकिन टेंग जिजिंग ने बोलने से साफ मना कर दिया। फैन सियान ने दबाव डालना जारी रखा, जब तुम जहर देना चाहते थे तो जानलेवा जहर क्यों नहीं इस्तेमाल किया? टेंग जिजिंग कांपा और कहा, मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता था, मैं बेगुनाह लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। फैन सियान ने फिर पूछा, एक असैसिन के रूप में तुम मुझसे ज्यादा दयालु कैसे हो सकते हो? तुम्हें किसने भेजा? टेंग जिजिंग खड़ा हुआ और कहा, ओवरवॉच काउंसिल तुम्हारे जैसे गद्दार को मारना चाहती है। इस बात ने फैन सियान को चौंका दिया। मैं गद्दार हूं? टेंग जिजिंग ने कहा, अगर मैं मर गया तो कोई और तुम्हें मारने आएगा। जब ओवरवॉच काउंसिल किसी को मारना चाहती है तो ग्रेट गोल्डन इमॉर्टल भी उन्हें नहीं बचा सकते। हालांकि तुम अभी जिंदा हो, लेकिन हमारे लिए तुम पहले ही एक लाश हो। इस पल फैन सियान ने टेंग जिजिंग को एक गोल्ड टोकन फेंका, जिस पर कमिश्नर शब्द लिखा था, जो उसके टीचर ने उसे दिया था। ओवरवॉच काउंसिल के थर्ड ब्यूरो के फेजे मेरे टीचर हैं। ये गोल्ड टोकन ने टेंग जिजिंग को बहुत हैरान कर दिया। लॉर्ड फेजे तुम्हारे टीचर हैं? फैन सियान ने टेंग जिजिंग से कहा, मैं इस साल 16 साल का हूं और मैंने बचपन में अपनी मां को खो दिया था। क्योंकि मैं एक इललेजिटिमेट चाइल्ड हूं, मेरे पिता मुझसे कभी मिलने नहीं आए और मैंने दानजू कभी नहीं छोड़ा। फैन सियान टेंग जिजिंग के कान के पास झुका और कहा, ऐसा बैकग्राउंड गद्दार होने का अपराध कैसे झेल सकता है? तेंग जिजिन के लिए समझना मुश्किल कर दिया। वो हकलाया, तुम्हारी बात में दम है। फानजियान ने जारी रखा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों से गलती हुई हो? लेकिन तेंग जिजिंग को कैसे पता होगा? उसे सिर्फ मिशन मिला था। इस पल उसने कहा, मैं समझ गया, किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए एक सीक्रेट ऑर्डर बनाया। इस बात ने फानजियान को बहुत चौंका दिया। फानजियान ने अपनी तलवार नीचे की। तेंग जिजिंग ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे मारने नहीं वाले? फानजियान ने कहा, जब ये एक गलतफहमी है तो मैं तुम्हें क्यों मारूं? तेंग जिजिंग इतना गुस्सा था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। अगर कोई तुम्हें फंसाना चाहता है और मेरी असैसिनेशन फेल हो गई तो मैंने उसका प्लान खराब कर दिया। वो जरूर मुझे चुप कराने के लिए मार देगा। फानजियान मुस्कुराया और जवाब दिया, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही वो जाने वाला था, फानजियान अचानक रुका और उससे पूछा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। फैन मैनर के नियम बेहद सख्त हैं। तुम अपनी पहली अपीयरेंस पर ओल्ड जिया के पोते का भेस कैसे बना पाए? फानजियान ने सीधा पूछा, तुम्हें कौन कवर कर रहा है? ये बात तेंग जिजिंग की कमजोरी पर लगी। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो हकलाया, ठंडा पसीना निकलने लगा। ये फैन मैनर का हाउसकीपर है। फैन मैनर के हाउसकीपर को फानजियान ने तुरंत बांध दिया। वो जोर से गिड़गिड़ाया। वो ओवरवॉच काउंसिल थी जो फानजियान को मारना चाहती थी। मेरा फैन परिवार को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस वक्त ओल्ड मैडम उसे डांट रही थीं। उन्होंने बिना एक शब्द कहे चाय का कप पकड़ा हुआ था। फानजियान उनके बगल में खड़ा था, अपनी दादी की पीठ की मालिश कर रहा था। हाउसकीपर लगातार मदद की भीख मांग रहा था और सफाई दे रहा था। ओल्ड मैडम, मैंने ये फैन परिवार के लिए किया। ओल्ड मैडम ने उससे कहा, तुम फैन परिवार के लिए कैसे हो, बताओ मुझे। वो बहस करने लगा। वो सेकंड मैडम थीं जिन्होंने मुझे फानजियान की देखभाल के लिए भेजा था। उसने आंखों में आंसू लिए समझाया, अगर ये लड़का राजधानी गया तो वो जरूर परिवार की जायदाद के लिए लड़ेगा। बेहतर है कि उसे राजधानी पहुंचने ही ना दिया जाए, बजाय इसके कि वो घर की शांति भंग करे। इन शब्दों ने ओल्ड मैडम को तुरंत गुस्सा दिला दिया। उन्होंने टी कप टेबल पर पटक दिया। ओल्ड मैडम खड़ी हुई और फानजियान से कहा, बात में दम है। फान परिवार की सुरक्षा के लिए हम नरम दिल नहीं हो सकते। इस बात ने फानजियान को कंफ्यूज कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी दादी उसकी कही बात से सहमत हों? उसने चिंतित एक्सप्रेशन दिखाया। ओल्ड मैडम ने फानजियान को तेज नजरों से देखा और कहा, श्यानेर, तुम्हें याद रखना चाहिए, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें थोड़ा रूथलेस होना सीखना होगा। आदमी। तुरंत दो नौकर प्रकट हुए।
हाउसकीपर खुश था, सोच रहा था कि उसके पास इस घर के मालिक ओल्ड मैडम का समर्थन है और उसे जरूर सजा नहीं मिलेगी। फांजियान उनके बगल में खड़ा बार बार हाथ हिला रहा था। दादी, आप क्या करने वाली हैं? हाउसकीपर बेहद खुश था, जोर से हंस रहा था और कह रहा था, ओल्ड मैडम वाकई बुद्धिमान है। लेकिन वो ज्यादा देर तक हंस नहीं पाया। ओल्ड मैडम ने अपनी छड़ी उसकी तरफ की और नौकरों से कहा। उनकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं। मेरे लिए इसकी टांगें तोड़ दो, फिर इसे एक फिशिंग बोट पर फेंक दो। बाकी जिंदगी के लिए इसे किनारे मत आने देना। हाउसकीपर चिल्लाया, आह, मैं कैसे? वो बेहद घबराया हुआ था। उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है और फांजियान के साथ नहीं? नहीं, नहीं, ओल्ड मैडम। उसे दो नौकरों द्वारा घसीटकर बाहर ले जाया गया। जाते हुए वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। क्या आप हमेशा फांजियान को नापसंद नहीं करती थीं? क्या वो सब नकली हो सकता है? ओल्ड मैडम ने फांजियान से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? फांजियान ने कहा, सेकंड मैडम हर त्योहार पर मुझे तोहफे भेजती हैं। वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। मुझे सब याद है। ओल्ड मैडम ने जारी रखा, ये सच है, एक चिट्ठी गुनाह तय नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पिता से पूरी जांच कराऊंगी। उन्हें एक उचित परिणाम देना होगा। इस पल फांजियान ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, अपने हाथ कस के जोड़े और पुकारा, दादी। उसने विनती की, क्या आप मुझे इसकी जांच खुद करने देंगी? इस रिक्वेस्ट ने ओल्ड मैडम को थोड़ा हैरान कर दिया। ओल्ड मैडम ने कहा, तुम राजधानी जाना चाहते हो? क्या हमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें बस दांजू में इंतजार करना चाहिए और तुम्हारे पिता को इससे निपटने देना चाहिए? फांजियान ने ओल्ड मैडम को मनाया, दादी देखिए, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए। मैं हमेशा घर पर नहीं रह सकता। उसकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। अगर एक असैसिन है तो दूसरा जरूर होगा। बेहतर है कि जाकर मैं इस समस्या को खुद पूरी तरह हल करूं, बजाय इसके कि मैं छुपता रहूं। ओल्ड मैडम ने उससे पूछा, क्या तुमने फैसला कर लिया है? फांजियान ने कहा, हाँ, सब कुछ हल होने के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। ओल्ड मैडम ने आह भरी, ठीक है, कुछ चीजें वाकई खुद हैंडल करनी पड़ती हैं। तो तुम कब निकलने का प्लान बना रहे हो? ये कहते हुए ओल्ड मैडम आह भरे बिना नहीं रह सकीं। आखिरकार अपने पोते से अलग होना पड़ रहा था। फांजियान ने कहा, मैं कल निकलूंगा। फैन परिवार की ओल्ड मैडम का एक्सप्रेशन अचानक मंद पड़ गया। वो घूमी और उससे कहा, फिर मैं कल तुम्हें विदा करने नहीं आऊंगी। मैं बूढ़ी हूं, मैं जुदाई का मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन हरे बैम्बू के जंगल में हरी भरी घास पर एक बैम्बू का पत्ता साफ पानी की सतह पर गिरा। तुरंत झील की शांति भंग कर दी, सुंदर लहरें पैदा कीं। फांजियान और तेंग जिजिंग एक खड़ा और एक झील के किनारे बैठा शांत पानी की तरफ देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक तेंग जिजिंग ने फांजियान से कहा, फांजियान, मुझे एक एहसान चाहिए। फांजियान ने सर घुमाया और पूछा, क्या है? अनएक्सपेक्टेडली तेंग जिजिंग ने फांजियान को डरावनी नजरों से देखा और कहा, मुझे मार दो। फांजियान बेहद हैरान था, तुम्हें मार दूं? फांजियान इस वक्त बहुत चिंतित था और उससे पूछा, तुम्हारा मतलब अपनी पहचान छिपाने में तुम्हारी मदद करना? क्या तुम जानते हो कि ये ओवरवॉच काउंसिल के साथ धोखा है? तेंग जिजिंग ने कहा, यह धोखा नहीं है, बस इतना है कि मेरे पास पहले निपटने के लिए ज्यादा जरूरी चीजें हैं। फांजियान ने कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो इसमें मेरा क्या फायदा है? तेंग जिजिंग मुस्कुराया और कुछ दिल दहला देने वाली बात कही, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि सेकंड मैडम ने ओवरवॉच काउंसिल को धोखा देने के लिए क्या चालें चलीं? फैंसियर ने कहा, क्या तुम अब थोड़ा खुलकर बता सकते हो? तेंग जिजिंग ने फिर सावधानी से कहा, मेरा मतलब है, एक मरे हुए इंसान की पहचान केस की जांच करना ज्यादा आसान बना देगी। फैंसियर ने एक पल के लिए सोचा और इसे सही पाया, फिर कहा, तो ये रहा हमारे हैप्पी कोऑपरेशन के लिए। इस वक्त वूजू के घर पर वो अभी भी एक झाड़ू बुन रहे थे। फैंसियर ने बात शुरू की, अंकल, मैं जल्द ही राजधानी जा रहा हूँ। वूजू ने कहा, ठीक है। फैंसियर ने दिल की बात कही, अंकल, आप इतने सालों से मेरी रक्षा कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसी चीजें नहीं हैं जो आप करना चाहते हैं, चीजें जो आप पसंद करते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान्स? लेकिन अचानक वूजू ने रुखेपन से कहा, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। इस जुमले ने फैंसियन को थोड़ा घबरा दिया और वो चिल्लाया, आह! उसने जल्दी से दिलासा दिया, अंकल, आप हमेशा मेरे सबसे जरूरी रिश्तेदार रहेंगे। वूजू ने कहा,
फिर तुम क्या चाहते हो? फैंसियन ने अपना दिल खोल दिया। अंकल, मैं कल राजधानी जा रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि कौन मुझे मारना चाहता है, और मैं अपनी माँ के मामले की भी साफ तौर पर जांच करना चाहता हूँ। मैं किसी भी और से बेहतर जीऊंगा, क्योंकि यही मैं हमेशा से करना चाहता था। फैंसियन ने जारी रखा। पिछली बार आपने कहा था कि आप राजधानी तक मेरी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अब मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ऐसा ढूंढ सकें जो आप करना चाहते हैं, कोई ऐसा जिसे आप पसंद करते हैं और अपने लिए जिएं। इसने वुजू को शांत कर दिया। उन्हें भी सोचने के लिए वक्त चाहिए था। फैंसियन ने फिर उन्हें कुछ प्राइवेट स्पेस दी। तो मैं पहले चलता हूं अंकल। फिर फैंसियन ने वुजू को अपने लिए वक्त देने के लिए दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फैंसियन के लिए चिंता करते रहे। फैंसियन के जाने के बाद वुजू ने कहा, कुछ ऐसा ढूंढना जो मैं करना चाहता हूं और अपने लिए जीना। वापस आकर फैंसियन ने तुरंत अपने कपड़े और सामान पैक किया, निकलने की तैयारी करने लगा। उसने अपना सारा सामान कई चेस्ट्स में रख दिया। जब वो सफाई कर रहा था, अचानक वुजू आ गए, कहते हुए, मैंने ढूंढ लिया है जो मैं करना चाहता हूं। इसने फैंसियन को बहुत हैरान कर दिया। इतनी जल्दी? वुजू एक छोटा चेस्ट पकड़े हुए उसे टेबल पर रखा और कहा, ये वो है जो यंग मिस्ट्रेस छोड़ गई थी, मैं इसे खोलना चाहता हूं। फैंसियन ने चेस्ट को छुआ और कुछ देर तक उसकी जांच की। वुजू ने कहा, जो तुमने आज दोपहर कहा, यंग मिस्ट्रेस ने भी वही कहा था। उन्होंने कहा था, मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो मैं करना चाहता हूं। फैंसियन ने पूछा, मेरी माँ ने ये छोड़ा है, हम इसे कैसे खोलें? वुजू ने कहा, इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। फैंसियन ने वुजू की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तो चाबी कहाँ है? लेकिन वुजू ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, मेरे पास भी नहीं है। फैंसियन ने पूछा, तो आपने इसे पहले तोड़कर क्यों नहीं खोला? इस पल वुजू ने सीधा फैंसियन के सामने कोशिश की। फैंसियन वुजू की ताकत से बेहद शॉक्ड था। तबातोड़ हमलों के बाद चेस्ट खरोच रहित रहा, अभी भी सलामत। वाकई अजीब। एक पल बाद जिस टेबल पर चेस्ट रखा था वो टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन चेस्ट खुद चिल्ला तक नहीं था। फैंसियन ने चेस्ट को गले लगाया और कहा, ये चेस्ट इतना मजबूत है, तुम्हारी माँ को ये कहाँ से मिला? वुजू ने कहा, मैं भूल गया हूँ। फैंसियन ने जोर दिया, तो चाबी कहाँ है? वुजू ने कहा, राजधानी में, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ राजधानी जाना होगा। इस जुमले ने फैंसियन को एक्साइटेड कर दिया और उसने कहा, तो चलो कल साथ निकलते हैं। फिर वुजू जाते हुए बोले, मैं पहले चलता हूँ, राजधानी में मिलते हैं। फैंसियन ने पूछा, तो अब इस चेस्ट का क्या? वुजू ने कहा, इसे अभी के लिए अपने पास रखो। फैंसियन ने काफी देर तक सोचा, इस ना टूटने वाले मजबूत चेस्ट को देखते हुए, आखिर ये चेस्ट किस काम आता था? किस तरह की चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे चेस्ट की जरूरत थी? अगली सुबह जल्दी रेड रोब्ड गार्ड्स गेट पर पहले ही इंतजार कर रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, फैंसियन को राजधानी ले जाने के लिए तैयार। फैंसियन अपना सामान पैक कर रहा था। इस पल फैंसियन को लगा जैसे उसे कुछ याद आया। वो घूमा। उसकी दादी अभी भी उसे विदा करने नहीं आई थीं। उन्होंने कहा, इस बच्चे के पास हमेशा अपने आइडियाज होते हैं, उसे आज नहीं तो कल जाना ही है। अचानक फैंसियन उन्हें विदा कहने के लिए अंदर आया, पुकारा, दादी। इसने उन्हें बहुत हैरान कर दिया। वो घूमी और पूछा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें विदा करने नहीं आऊंगी? उसने अलविदा कहने के लिए उनका माथा चूमा। उन्होंने कहा, ये कैसा व्यवहार है? फैंसियन ने कहा, दादी, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मेरे सब कुछ साफ साफ जांच करने का इंतजार करें और मैं आपको लेने वापस आऊंगा। फिर वो कुछ कदम पीछे हटा, घुटने टेके और विदा कहने के लिए सर झुकाया। इस पल ओल्ड मैडम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और उससे कहा, जल्दी जाओ। फैंसियन फिर चेस्ट उठाकर कैरेज में चढ़ा। घर की नौकरानियों ने भी उसे झुककर सलाम किया। फैंसियन जोश से भरा हुआ जोर से कहा, राजधानी, मैं आ रहा हूँ। फैंसियन फिर कैरेज में चढ़ा। रेड रोब्ड गार्ड्स द्वारा एस्कॉर्ट किया गया। वो शानदार और रोबदार थे। लिव सिसी इस वक्त अभी भी कैरेज का पीछा कर रही थी, जोर से चिल्ला रही थी, यंग मास्टर, आपको अपना ख्याल रखना होगा। फैंसियन ने उसे आखिरी बार देखने के लिए पर्दा उठाया। गैरेज में टेंग जिंजिंग ने उससे कहा, तुम अपनी नौकरानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? फैन शियान ने समझाया, मैं अभी राजधानी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। फैन शियान सही वक्त का इंतजार करना चाहता था। देर शाम उन्होंने वहीं आराम किया, फिर खाना पकाने के लिए आग जलाई।
उन्होंने एक कढ़ाई खुशबूदार सूप बनाया। फैन शियान इस पल एक कटोरा पकड़े हुए कढ़ाई में देख रहा था, बिना एक शब्द कहे। उसने बस कटोरा टैंग जिंजिंग को दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे हिलता ना देख उसने पुकारा, तुम अब मेरे नौकर हो, जल्दी करो और सूप निकालो। एक पल बाद फैन शियान ने सूप का कटोरा उठाया और एक बड़ा घूंट लिया। सूप खत्म करने के बाद वो बेहद संतुष्ट था। बगल में खड़ा टैंग जिंजिंग थोड़ा नाखुश लग रहा था। फैन शियान ने उससे कहा, मुझे बताओ, क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता मुझे इस वक्त राजधानी क्यों बुला रहे हैं? टैंग जिंजिंग ने कहा, बिल्कुल, ये यंग मास्टर के फ्यूचर की तैयारी के लिए है। फैन शियान ने फिर कहा, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? टैंग जिंजिंग ने कहा, यंग मास्टर वाकई मजाक करना पसंद करते हैं। अचानक इस पल उसकी आंखें बहुत अजीब हो गईं। कभी कभी मुझे भी मजाक करना पसंद नहीं है। इसने टैंग जिंजिंग को थोड़ा डरा दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। टैंग जिंजिंग ने फिर सच बताया, जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हें शादी के लिए राजधानी वापस बुलाया जा रहा है। फैन शियान थोड़ा हैरान था। शादी? टैंग जिंजिंग ने विस्तार से समझाया, तुम यकीन कर सकते हो, ओवरवॉच काउंसिल का 4th ब्यूरो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस के लिए जिम्मेदार है, 6th ब्यूरो असैसिनेशंस के लिए जिम्मेदार है। मैं 4th ब्यूरो से हूं। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। ओवरवॉच काउंसिल बहुत सख्ती से काम करती है। अगर 6th ब्यूरो एक्शन लेती तो मुझे डर है कि तुम आज तक जिंदा नहीं बचते। फैन शियान इस पल थोड़ा शक्की था। नामुमकिन, अगर 6th ब्यूरो एक्शन लेती तब भी वो अंकल वूजू की ताकत के 2 हिस्से का भी मुकाबला नहीं कर पाते। फैन शियान ने उससे पूछना जारी रखा, तो क्या तुम जानते हो कि मेरा शादी का पार्टनर कौन है? टैंग जिंजिंग ने कहा, लगता है वो कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर लिन के मैनर की बेटी है। ये खबर सुनकर फैन शियान बेहद हैरान हुआ। प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे इललेजिटिमेट चाइल्ड से क्यों करेंगे? टैंग जिंजिंग ने कहा, मिस लिन राजधानी में वर्चुअस और मशहूर दोनों हैं, बस इतना है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है। वो हाल ही में गंभीर रूप से बीमार रही हैं, इसलिए ये बहुत अर्जेंट है। फैन शियान ने इस पल ताली बजाई और कहा, तो बात ऐसी है, ये समझ आता है। तो मेरी शादी बुरी किस्मत को दूर करने के लिए की जा रही है। टैंग जिंजिंग ने हैरानी से कहा, तुम्हें किसी ऐसे शख्स से शादी करनी है जो मरने वाला है? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? फैन शियान ने उसे शांति से कहा, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, बल्कि मुझे उस लड़की के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। सिर्फ इसलिए कि उसकी सेहत अच्छी नहीं है, उसे शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और तो और वो कभी मिले भी नहीं है। टैंग जिंजिंग बिना बोले खड़ा रहा। फैन शियान ने उससे पूछा, क्या हुआ? टैंग जिंजिंग ने कहा, कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम वाकई थोड़े अजीब हो। फैन शियान ने समझाया, पहली बात, मेरा राजधानी आना ये मतलब नहीं रखता कि मैं इस शादी को कबूल कर लूंगा। दूसरी बात, अगर मैं शादी कबूल करता हूं तो सामने वाला कोई ऐसा होना चाहिए जिसे मैं पसंद करूं। तीसरी बात, अगर वो लड़की क्रॉनिकली इल भी है तो मुझे शर्म महसूस नहीं होगी। चौथी बात, शायद तुम नहीं जानते, मैं ना सिर्फ जहर इस्तेमाल करने में माहिर हूं, बल्कि मैं इलाज करने में भी माहिर हूं। टैंग जिंजिंग इस पल नफरत दिखाता हुआ लगा, तो तुम कोशिश करो, एक बीमारी जिसे शाही वैद्य भी ठीक नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है तुम उसे ठीक कर सकते हो? फैन शियान ने फिर कहा, यह कैसी बात है? क्या तुम्हें नौकर का रोल प्ले करना भी आता है? फैन शियान ने फिर सोचा, खैर चलो पहले हालात का जायजा लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो लड़की सुंदर और लवेबल है। 2 महीने बाद फैन शियान की पार्टी आखिरकार राजधानी पहुंच गई। कोचमैन ने पुकारा, यंग मास्टर फैन शियान, राजधानी बस आगे ही है। फैन शियान ने फिर कैरेज का पर्दा उठाया। वो बेहद हैरान था। वाओ, वो इस नई राजधानी से इनक्रेडिबली एक्साइटेड महसूस कर रहा था। ये वाकई एक शानदार और समृद्ध महानगर था, जहां हर तरफ रंगीन लालटेनें लटकी हुई थीं। इस पल हर कोई हंस रहा था और खुशी से बातें कर रहा था। टैंग जिंजिंग ने पूछा, क्या हुआ? फैन शियान ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरी कल्पना से इतना अलग होगा। टैंग जिंजिंग ने कहा, ये वाकई तुम्हारे दांजू से अलग है। फैन शियान ने मन ही मन सोचा, ये दुनिया थोड़ी दिलचस्प है। इस पल कोई इज्जत देने आया। असैसिनेशन मिशन फेल हो गया, वो राजधानी पहुंच गया है। ऊपर वाला शख्स चुप रहा। सिर्फ कुछ देर बाद बोला, अच्छा है, चीजें दिलचस्प हो रही हैं। फैन शियान ने अपने पिता के निवास में कदम रखा। उसे लगा कि ये जगह वाकई शानदार और भव्य थी।
इस पल एक नौकरानी उसे ले गई। मालिक फिलहाल निवास में नहीं है। जाने से पहले उन्होंने हिदायत दी कि यंग मास्टर का अच्छी तरह से स्वागत किया जाए। अगर यंग मास्टर को किसी चीज की जरूरत हो तो बस पूछ लें। फैन शियान ने जवाब दिया, ठीक है। उसने मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पिता जिनसे मैं कभी नहीं मिला मेरी इतनी परवाह करते हैं। इस पल वो निवास के गार्डन में गया जहां एक बहुत खूबसूरत झील थी। वो हैरानी से देखता रहा। घनी आबादी वाली राजधानी में इतना बड़ा निवास होना, लगता है उसके पिता की ताकत वाकई साधारण नहीं है। इस पल वो नौकरानी के पीछे अपने रहने की जगह जा रहा था। अचानक एक नौकर उसके पास से गुजरा जिससे उसे बहुत अजीब लगा। सुंदर नौकरानियां भी लगातार उसके पास से गुजरीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे सलाम नहीं किया या कुछ पूछा नहीं। फैन शियान अब थोड़ा शक्की था। रास्ते में हर कोई जानबूझकर उससे बच रहा था। क्या इसलिए कि मैं एक इललेजिटिमेट चाइल्ड हूं? हालांकि इससे वाकई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इललेजिटिमेट है तो जिसका चेहरा उतारना चाहिए वो पिता है। एक कमरे में पहुंचकर नौकरानी रुक गई और उससे कहा, सेकंड मैडम ने कहा यंग मास्टर के फ्रेश होने के बाद उन्हें बात करने के लिए उनकी जगह जाना चाहिए। फैन शियान ने जवाब दिया, ठीक है। इस वक्त वहां पहले से एक नौकरानी इंतजार कर रही थी, कपड़े और गर्म पानी तैयार कर रही थी। वो काफी देर से सेकंड यंग मास्टर की सेवा करने का इंतजार कर रही थी। यहाँ उसने अपना सामान रखा, अपना चेहरा धोया और नौकरानी से कहा, शुक्रिया। फिर वो नौकरानी जल्दी से चली गई। किसी और ने कहा, यंग मास्टर कृपया मैडम से मिलने के लिए मेरे पीछे आइए। उसने मन ही मन सोचा, सही बात है, ये राजधानी है, दानजो नहीं। इन भबियों के साथ ज्यादा विनम्र होना वाकई अनुचित है। फानसियान नौकरानी के पीछे गया। यंग मास्टर कृपया यहाँ कुछ देर इंतजार करें। तो वो कमरे के सामने इंतजार करने लगा। उसने सोचा, लेजिटिमेट वाइफ शायद अभी तक नहीं आई है। इन नौकरानियों को नहीं पता कि मुझे अंदर आने दें या नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं बस इंतजार करूंगा। वो यहाँ काफी देर तक खड़ा रहा, कई बार अपना पोस्चर बदला, लेकिन अंत में उसे अभी भी मीटिंग के लिए अंदर आने नहीं दिया गया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक उसे भी बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने एक अगरबत्ती जलने जितना समय तक इंतजार किया है। क्या वो इस इललेजिटिमेट सन को ऐसा सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कभी ना भूले? इस पल उसकी नजर धीरे धीरे बदल गई। अगर ऐसी बात है। अचानक वो एक कुर्सी लेकर आया और इंतजार करने के लिए बैठ गया। नौकरानियां ये देखकर सब बहुत हैरान थीं। क्या उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? फानसियान फिर शांति से कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगा। वाकई बैठना कहीं ज्यादा आरामदायक था। नौकरानियां फिर गॉसिप करने लगीं। बड़े अभी तक नहीं आए हैं, छोटों को इज्जत से खड़े होकर इंतजार करना चाहिए। वो इतना घमंडी कैसे हो सकता है? अगर सेकंड मैडम ये देख लें। अचानक मैडम लियू रुयू प्रकट हुईं। वो फान सिजे की मां है। फान निवास के आंतरिक मामलों को संभालती हैं। सभी नौकरानियों ने डर के मारे सर झुका लिया। सेकंड मैडम। वो बैठे हुए और इंतजार करते हुए फानसियान के पीछे गईं। शोर शराबा सुनकर फानसियान ने अपना सर घुमाया। उन्होंने मुंह खोला और कहा, सियानर लंबे सफर से थक गए होंगे तो बस बैठो। फानसियान अपने चेहरे पर एक इनडिफरेंट स्माइल के साथ बोला, नमस्ते आंट। इस पल दोनों कमरे में दाखिल हुए और बात करने लगे। सेकंड मैडम ने उससे पूछा, क्या दांजो में ओल्ड मैडम ठीक हैं? फानसियान ने कहा, कुछ दिन पहले घर में असासिन्स आए थे, लेकिन खुशकिस्मती से कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा सब ठीक है। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया आंट। सेकंड मैडम ने फिर मन ही मन सोचा, ये बच्चा जानबूझकर मुझे आंट बुलाता है, बाकियों की तरह नहीं जो मुझे सेकंड मैडम बुलाते हैं। वो जानबूझकर बता रहा है कि सेकंड मैडम और आंट में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा, अगली बार तुम बस सीधा अंदर आ जाना, दरवाजे के बाहर मत बैठना और लोगों को हमारे फैन मैनर पर हंसने मत देना। उन्होंने मन ही मन सोचा, वाकई वो डील करने के लिए आसान इंसान नहीं है। फानसियान अभी भी मुस्कुराते हुए बोला, आंट सही कह रही हैं। उसने सोचा, अकोमोडेट नहीं कर पाए, बिल्कुल, यहाँ अकोमोडेट ना कर पाना उसके इललेजिटिमेट चाइल्ड होने के स्टेटस की याद दिलाता है। सेकंड मैडम ने पूछना जारी रखा, तुम्हारे पिता फिलहाल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वाइस मिनिस्टर के रूप में सेवा कर रहे हैं।
क्या तुम इस बार अगले साल के इंपीरियल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए राजधानी वापस आ रहे हो या सीधे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में काम करने के लिए? फानसियान ने कहा, सब कुछ पिताजी द्वारा अरेंज किया जाएगा, मुझे बस ये नहीं पता कि पिताजी कब वापस आएंगे। सेकंड मैडम ने कहा, तुम्हारे पिता जल्द ही वापस आएंगे। फानसियान ने खुशी से कहा, हाँ। उसके बाद कमरे का माहौल ऑकवर्ड होने लगा। सेकंड मैडम ने कहा, अपनी चाय पियो। फानसियान ने चाय का कप उठाया। जी। एक पल बाद कोई अंदर आया। एक नौकरानी ने पुकारा, यंग मिस। कई और नौकरानियों ने भी लगातार पुकारा, यंग मिस, थोड़ा धीरे। एक पल बाद एक सुंदर यंग लेडी ने दरवाजा धकेला और अंदर आई। उसने पुकारा, बड़े भाई। वो फान रुओरो है, फान जियान की बेटी, जिथर, चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग में माहिर और राजधानी की सबसे टैलेंटेड लेडी है। जैसे ही फान रुओरो अंदर आई उसने पुकारा, बड़े भाई। फानसियान अपनी छोटी बहन की सुंदरता देखकर दंग रह गया और तुरंत उसे ग्रीट करने के लिए खड़ा हो गया। फान रुओरो ने पुकारा, बड़े भाई। फानसियान उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। छोटी बहन रुओरो, ऐसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अचानक कोई भारी कदमों से दरवाजे में दाखिल हुआ और एक चुभने वाली आवाज गूंजी, ये फान सिजे है, फान जियान का बेटा। उसने फानसियान से जोर से कहा, तुम फानसियान हो? फानसियान ने पूछा, ये यंग मास्टर कौन है? इससे पहले कि फान रुओरो जवाब दे पाती, फान सिजे ने जोर से कहा, मैं फान सिजे हूं, फान मैनर का सबसे बड़ा यंग मास्टर। फिर उसने फानसियान के चेहरे की तरफ उंगली की, तुम वही इलेजिटिमेट चाइल्ड फानसियान हो ना? इस पल फानसियान ने सेकंड मैडम की तरफ देखा, लेकिन वो किसी अनजाने समय पर पहले ही जा चुकी थीं। फानसियान ने मन ही मन सोचा, ल्यूशे कब गईं? लगता है वो इस बहाने का इस्तेमाल करना चाहती है कि बच्चा छोटा और नादान है, जानबूझकर उसे आने और मुसीबत पैदा करने दिया ताकि मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं। फानसियान ने फानसियान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, पतली चमड़ी और नरम मांस, तुम बिल्कुल एक इलेजिटिमेट चाइल्ड जैसे दिखते हो। इस बात ने सचमुच फानसियान को गुस्सा दिला दिया। उसने मन ही मन सोचा, क्या बेवकूफ है। लगता है कि इस छोटे भाई को फ्यूचर में ताकतवर लोगों को नाराज करने और फान मैनर को फंसाने से रोकने के लिए मुझे इसे अभी सबक सिखाना होगा। अचानक किसी ने कहा, हाथ बाहर करो। उस शख्स के हाथ में एक चाबुक था जो किसी फैमिली एयरलूम जैसा लग रहा था। फान सिजे का चेहरा पीला पड़ गया। फानसियान इस पल बहुत हैरान था। पता चला कि वो फान रुओरो थी जो अपने छोटे भाई को सबक सिखा रही थी। क्या तुमने सुना, हाथ बाहर करो। फान सिजे के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी बहन से मार खाने के लिए अपना हाथ आगे किया। स्विश स्विश कुछ कोड़े फान सिजे के हाथ पर पड़े। उसे तब तक मारा जब तक उसका चेहरा पीला नहीं पड़ गया और कांपने लगा। तुम एक बाहर वाले का साथ क्यों दे रही हो? लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, चाबुक गिरना जारी रहा। तभी उसने सिजे को छोड़ा। उसने दर्द में अपना हाथ पकड़ लिया। फान रुओरो उसे लगातार याद दिलाती रहीं। पहली बात, बड़े भाई का नाम ऐसा नहीं है जिसे तुम सीधे बुला सको। दूसरी बात, तुम्हें हमारे परिवार के स्टेटस का पता होना चाहिए। तुम्हें ऐसे अनादर पूर्वक शब्द कहने की इजाजत नहीं है। तीसरी बात, एक बड़े भाई का अनादर करना कुदरती तौर पर सजा का हकदार है। फिर वो फानसियान की तरफ मुड़ी और कहा, सही है। फानसियान ने अपना चेहरा घुमाया और कहा, सही सही सही। फान सिजे को इतना सताया गया कि वो फूट फूट कर रोने लगा। बू हु माँ। वो जल्दी से अपनी माँ को ढूंढने के लिए भागा ताकि शिकायत कर सके। फान रुओरो ने कहा, जब भी वो रोता है माँ को ढूंढता है, ऑनेस्टली। फानसियान ने फान रुओरो से पूछा, मुझे अजीब लग रहा है, ये कौन सा सिजे है, ये कौन सा सिजे है? रुओरो ने कहा, सी जैसे सुअर की तरह उलझी हुई सोच, जे जैसे अत्याचारी और घमंडी। रुओरो के शब्द वाकई बहुत तीखे थे। फानसियान ने सोचा, इस नाम का इस तरह अर्थ निकालना वाकई मजाकिया था। फिर दोनों बात करने लगे। फानसियान ने पूछा, रुओरो के पास लोगों को मारने का अधिकार क्यों है? फान रुओरो ने समझाना शुरू किया, पिताजी ने मुझे उसे अनुशासित करने का अधिकार दिया है। फान शियान ने मन ही मन सोचा, ये इस दुनिया के बारे में उसके शुरुआती एनालिसिस से थोड़ा अलग लगता है। रुओरो ने पूछा कि क्या फान शियान पुरुष सत्ता के मुद्दे के बारे में बात कर रहा था? फान शियान, और सत्ता के वितरण और आंतरिक घर के मुद्दे के बारे में भी। रुओरो ने समझाने लगी, फिलहाल मेरे पास वाकई कुछ ताकत है। फान शियान ने उसे सीधा कहा, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारी ताकत पूरी तरह उस आदमी की पसंद पर निर्भर करती है। फान रुओरो ने एक दुखी एक्सप्रेशन दिखाया और कहा,
बड़े भाई, भूलिए मत, जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं वो हमारे पिता हैं। दोनों ने कुछ देर तक बहस की और फिर दोनों चुप हो गए। फिर दोनों जोर से हंस पड़े। रूह ने हंसकर कहा, हालांकि मैं हमेशा बड़े भाई के साथ पत्राचार करती रही हूँ, लेकिन हमने काफी समय से इस तरह बात नहीं की है। मैं इसे सचमुच मिस करती हूँ। फान शियान ने कहा, लगता है तुम अब बहुत अच्छी तरह रह रही हो, मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। फान रुओ ने कहा, ये सब भाई के रिमाइंडर की वजह से है। मैडम यू हाल ही में बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रही हैं। फान शियान थोड़ा हैरान लगा। ओह, उसने मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिछले जन्म के रोमांस नॉवेल का प्लॉट असल में काम आएगा। उसने कहा, हालांकि मैं दांझू में बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैडम लियू का राजधानी में बहुत ऊंचा स्टेटस है, उन्हें कम मत समझो। फान रुओ भी बहुत आज्ञाकारी थी। रुओ समझती है। फान शियान ने पूछा, क्या तुम्हें वो चिट्ठी मिली? फान रुओ ने कुछ घबराहट के साथ याद किया। हाँ, मुझे परसों रात मिली। काले कपड़ों में एक शख्स ने डिलीवर की। इसने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा कोई बुरा आदमी है। फान शियान ने फिर आह भरी और कहा, मैं इस बार राजधानी क्यों आया हूँ तुम शायद अभी नहीं जानती। फान शियान ने तुरंत कहा, मैं जानती हूँ। फान शियान थोड़ा हैरान था। तुम्हें कैसे पता? फान रुओ ने दिलासा दिया, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग जानते हैं। फान शियान और भी हैरान था। बहुत लोग? फान शियान ने मन ही मन सोचा, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे राजधानी बुलाना एक सीक्रेट मामला था। फान रुओ ने कहा, राजधानी के प्रतिष्ठित परिवारों के वंशज काउंट सिनानी के इलेजिटिमेट सन के राजधानी में आने को लेकर बहुत क्यूरियस हैं। उन्होंने इसका अंदाजा बहुत पहले लगा लिया था। फान शियान चौकन्ने हो गया। राजधानी में इतने सारे लोगों को मेरे मामलों के बारे में कैसे पता है? फान रुओ ने समझाया, क्योंकि पिताजी ने भाई के लिए एक बहुत मशहूर शादी अरेंज की है। फान शियान ने फिर राहत की सांस ली। तो बात ऐसी है, लिन परिवार की यंग लेडी प्राइम मिनिस्टर की बेटी से शादी करना वाकई कोई छोटी बात नहीं है। फान रुओ ने खुलासा करना जारी रखा। सिर्फ यही नहीं, उसने एक राज खोला। सही कहूँ तो वो प्राइम मिनिस्टर की इलेजिटिमेट डॉटर है। ये वाकई एक शॉकिंग राज था। इस पल एक अजीब कहानी सुनाई गई। पिछले 10 सालों से सदर्न किंग में मौसम अनुकूल रहा है। हिज मैजेस्टी को दुनिया का सबसे बुद्धिमान शासक कहा जाता है और सदर्न किंग को दुनिया का सबसे समृद्ध स्थान कहा जा सकता है। लेकिन उस ग्लैमरस इमेज के पीछे कुछ लोग इसे इतिहास की सबसे करप्ट ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। और इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज मंत्री लिन रूफू है। लिन रूफू एक गरीब बैकग्राउंड से आया और कदम कदम करके एक ऊंचे पद तक पहुंचा। हालांकि उसने चालाकी और रूथलेसनेस से काम किया, लेकिन वो बहुत माहिर और साफ था। एक प्योर इमेज बनाए रखी, कभी दूसरों को अपने खिलाफ कुछ मिलने नहीं दिया। फान शियान ने पूछा, ऐसे इंसान की एक इलेजिटिमेट डॉटर हो सकती है? क्या ये दूसरों को उस पर हमला करने का मौका देना नहीं है? फान रुओ ने कहा, ये मामला बहुत अजीब है। कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के इलेजिटिमेट चाइल्ड होने की खबर महल से आई थी। फान शियान ने अर्थपूर्ण तरीके से कहा, महल? क्या ये सिंहासन पर बैठे उस शख्स की तरफ से हो सकता है? फान रुओ ने कहा, राजधानी के ऑफिशियल सर्कल्स सब यही अंदाजा लगाते हैं। बाद में सेंसोरेट के कई सेंसर्स ने प्राइम मिनिस्टर के अफेयर के बारे में मेमोरियल सबमिट किए, लेकिन हिज मैजेस्टी ने खुद उन सभी को दबा दिया। इसलिए ये अंदाजा शायद गलत है। इन चीजों के मुकाबले भाई का रिएक्शन वो है जो सचमुच हैरान करने वाला है। ये जानते हुए कि तुम्हें इस इलेजिटिमेट डॉटर से शादी करनी है और फिर भी कोई रिएक्शन, ये जानते हुए बहुत हैरान थी। फान शियान ने कहा, बिल्कुल मेरा रिएक्शन है। अभी मैं सचमुच उस शख्स से जाकर पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये शादी अरेंज करने के पीछे आखिर क्या साजिश है। अचानक इस पल बाहर नौकर जोर से चिल्लाया, मालिक का मैनर में स्वागत है। फान शियान ने जल्दी से फान रुओ को अलविदा कहा। किसी और दिन मुझे राजधानी घुमाना, हम फिर बात करेंगे। फान रुओ ने कहा, ठीक है। आखिरकार फान शियान के पिता वापस आ गए थे। फान शियान आगे बढ़ा, सीधे पिता का सामना करते हुए, जिन्होंने उसे लंबे समय से स्वीकार नहीं किया था। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लगता है बहुत पराया महसूस कर रहे थे। ये देखकर नौकर ने फिर बात की, मालिक, ये यंग मास्टर हैं। नौकर की घोषणा के बाद फान जियान का इरादा जाने का था। इस पल फैन जियान ने उसे वापस बुलाया। मेरे पीछे आओ। दोनों फैन मैनर की स्टडी में मिले। फैन जियान ने बोलना शुरू किया, तुम्हारा दिखना तुम्हारी माँ से काफी मिलता जुलता है।
फैन सियान ने कहा, क्या ऐसा है? फैन जियान ने फिर पूछा, इन सालों में दानजू में जिंदगी कैसी रही? फैन सियान ने कहा, अगर मैं असैसिन से ना मिलता तो ये काफी अच्छी होती। फैन जियान ने पूछना जारी रखा, तुम जानते हो तुम्हें राजधानी क्यों बुलाया गया, है ना? फैन सियान ने धीरे से जवाब दिया, हाँ। उसने अचानक फिर पूछा, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? फैन सियान ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, नहीं। लेकिन फिर उसने कहा, मैं बस राजधानी से गुजर रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लिन परिवार की यंग लेडी से शादी करूंगा। इस बात ने फैन जियान को तुरंत गुस्सा दिला दिया। क्या तुम जानते हो इस शादी का क्या मतलब है? वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। फैन सियान ने ताना मारा, क्या इसका मतलब यह है कि हिज मैजेस्टी से चिपके रहने के अलावा फैन मैनर ने एक और बैकर ढूंढ लिया है? इस जुमले के बाद दोनों चुप हो गए। अचानक फैन जियान मुस्कुराए, बहुत अच्छे, तुम गुस्से में हो। इसने फैन जियान को बहुत हैरान कर दिया। क्या? फैन जियान ने कहा, मैंने हमेशा दानजू से खबर सुनी है। मुझे लगा तुम ऐसे इंसान हो जो गुस्सा होना नहीं जानता। अगर तुम्हारे पास जज्बात हैं तो तुम्हें उन्हें व्यक्त करना चाहिए। उन्हें दबाकर रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो आप उसे टेस्ट कर रहे थे? फैन सियान ने कहा, एक बात है जो मुझे आपको पहले बतानी चाहिए पिताजी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके। फैन सियान ने सख्ती से कहा। फैन जियान ने गुस्से से जवाब दिया, मैं तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर रहा, लेकिन चाहे तुम ये शादी चाहो या ना चाहो, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। ये मामला चर्चा के लिए नहीं है। फैन सियान ने दांत पीसे और जवाब दिया, तो आप कोशिश कर सकते हैं। पिता और पुत्र एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति में थे। फैन जियान ने कहा, ये लड़का सचमुच कुछ नहीं समझता। मिस लिन नम्र, गुणवान, पढ़ी लिखी और सभ्य हैं। वो तुम्हारे लिए एक अच्छी मैच है।